Sir, I think अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर जुड़े हैं इस पहले लेक्चर में, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हम लोग इसको हमारा जो मकसद है वहाँ तक हम लोग पहुँचे। और अल्लाह से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने एडमिशन लिया है, जिस चीज़ की हम लोग अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, या जो हमारा विजन है इस प्रोग्राम के जरिए, उस प्रोग्राम के जरिए हम लोग अचीव करें। आप लोगों की कुर्बानियों के लिए मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आप लोगों ने वो इनिशियल स्टेप्स लिया जिसके लिए थोड़ा एफर्ट्स लेना बहुत मुश्किल था इस दौर में, जहाँ पर टाइम की ऐसी मजबूरियां है, टाइम के ऐसा इश्यूज है कि सब प्रोफेशनल्स है और प्रोफेशनल लोगों के लिए ऐसा वक्त निकालना थोड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन उस मशरूफियत के दौरान भी आपने ये स्टेप लिया, तो मैं आपका इस पहले लेक्चर में इस्तकबाल करता हूँ। इसके पहले जो हमारा डेमो लेक्चर हुआ था, इसमें सारे जो हमारा जो कंटेंट है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, हमारे जो इरादा है, हमारा जो विजन है, इसमें क्या क्या हम लोग मॉड्यूल्स को कवर करने वाले हैं, और इसके तफसील से हम लोगों ने इंफॉर्मेशन आप लोग को अता किए थे। सर आप सबको म्यूट कर दीजिए। इसकी सारी तफसीलात हम लोग उस लेक्चर्स के अंदर दिए थे। 2 सेशंस हम लोगों ने लिए, सिमिलर सेशंस थे, एक 7 तारीख को, एक 10 तारीख को। कुछ लोग उसमें 7 तारीख वाले में अक्सरियत में जुड़े। उसके बाद फिर 10 तारीख को बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे नहीं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स उसमें जुड़ने की कोशिश की। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में इतने लोग हैं कि हम लोग इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। अगर कोई इसमें नहीं भी है और कुछ लेट भी आता है, तो हम लोग उसको रिकॉर्डिंग्स प्रोग्राम के बाद में सेशंस के देने वाले हैं। और उसकी गूगल की लिंक, सॉरी यूट्यूब की लिंक मैं आपको शेयर करूंगा इंशाल्लाह। और जो कि हो सकता है कि मैं आपको सिर्फ लिंक शेयर करूं। खैर, तो इस खास इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो हमारे स्टार्टिंग में मैं आज आपको ये चीज बताने की कोशिश ये करूंगा कि अगर हमको करियर काउंसलिंग स्टार्ट करनी है, याद कर रहे थे। अगर हमको करियर काउंसलिंग स्टार्ट करनी है तो रोड मैप किस तरीके से होगा, किस तरीके से हमारे करियर काउंसलिंग का सेटअप हम लोग करेंगे। सेटअप से मेरी मुराद ये है कि फुल फ्लेश करियर काउंसलिंग अगर मुझे स्टार्ट करनी है बहैसियत करियर काउंसलर, तो मुझे क्या करना होगा एग्जैक्टली। तो एक ओवरव्यू के जरिए हम लोग उसको समझने की कोशिश ये करेंगे, और कोशिश ये करेंगे इसमें कि हम लोग को ये क्लैरिटी आ जाए कि हमको बीइंग अ करियर काउंसलर कौन कौन सी बातों को जहन में रखना है, कौन कौन सी बातों को समझना है, कौन कौन सी बातों का इल्म हासिल करना है, और किन बातों के लिए हमको परहेज करनी है, कहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, और किस टाइप की इंफॉर्मेशन हमको एक्चुअल में हमारे लिए मुफीद साबित होंगी। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बीच में अगर कोई पार्टिसिपेंट अनम्यूट हो जाता है तो अपने आप को म्यूट कर ले। ये आज के जो आउटलाइंस है, आज के पर्टिकुलर इस 2 घंटे के सेशन में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि करियर काउंसलिंग से हमारी मुराद क्या है। करियर काउंसलिंग के डिफरेंट डेफिनेशंस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ने, डिफरेंट क्या जिसको कहेंगे हम लोग डिक्शनरीज ने क्या इसकी डेफिनेशंस दी हुई है, और इसके डिफरेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। यानी करियर काउंसलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, कब करियर काउंसलिंग की जरूरत महसूस हुई, और कैसे कैसे इसकी स्टेजेस ने अपने रूप को बदला, और कैसे कैसे आज के दौर में करियर काउंसलिंग हो रही है। और इसके पूरे पस मंजर में हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे कि हमारी सोसाइटी में करियर काउंसलिंग किस लेवल की हो रही है, किस लेवल की करियर काउंसलिंग हमारे यहाँ पर हो रही है, हम किस लेवल की करियर काउंसलिंग की उम्मीद हम हमारे माशरे में कर रहे हैं, और जो दुनिया है वहां पर करियर काउंसलिंग किस तरीके से अभी के दौर में हो रही है। तो हम उसके डिफरेंट स्टेजेस देखेंगे और उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे।
कि टर्म्स कहाँ से आया वगैरह वगैरह। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी करियर काउंसलर के लिए, अपना करियर काउंसलिंग का करियर स्टार्ट करने से पहले उसको ये सबसे पहले जो एथिकल एंड लीगल कंसिडरेशंस है इन करियर प्लानिंग एंड प्लेसमेंट, वो बातों को बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी अथॉरिटीज है, बहुत सारी एसोसिएशंस है, जिन्होंने इसके लिए बाकायदा लीगल स्टैंडर्ड और एथिकल कोड डेवलप किए हैं। उसको हम लोगों को एहतियातन उसके ऊपर अमल करना पड़ता है। वो कौन से कोड है, वो जाहिरी तौर पर हम सब टीचर्स को, और जो भी किसी की बात या किसी के राजदार होते हैं, किसी की बातचीत को, किसी के मसाइल को समझने वाले लोग होते हैं, जो उनके बुनियादी तौर पर जो जिम्मेदारी होती है, बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी मतलब किसी का राज अगर मुझको पता है, तो एक ईमानी लिहाज से मेरी जिम्मेदारी क्या होती है कि हम उस राज को, मुझ तक जो राज पहुंचा है, उसको किस तरीके से मैं अपने पास ही रखूं। सिमिलरली करियर काउंसलिंग के अंदर भी इस तरीके के इश्यूज को हमको मद्देनजर रखकर उन सारी बातों को कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ में, कितने मोरल एथिक्स के साथ में, प्रिंसिपल्स, उसके वैल्यूज कौन कौन से अडॉप्ट करने होते हैं, ये हमको पहले लेक्चर में बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग किसी बच्चे के साथ में डिस्कशन करने वाले हैं। वो बच्चा हमारे सामने आने वाला है, उसके पेरेंट्स आने वाले हैं। हो सकता है कि हम एक बच्चे की परेशानी दूसरे बच्चे से डिस्कस कर लें, दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब मुमकिन तो है, लेकिन हमारे इस पर्टिकुलर शोबे में, प्रोफेशन में इसकी गुंजाइश नहीं है। ऐसा करना क्या बोलते हैं उसको, जायज नहीं बताया जाता है। हम लोग XYZ करके बोल सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट मेंशन द नेम किसी की प्रॉब्लम का। तो वो बहुत सारे लीगल कंसिडरेशंस कौन से हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इस लेक्चर के अंदर, चूंकि मैंने आपको कहा कि हमको सेटअप करना है करियर काउंसलिंग, तो करियर काउंसलिंग का पहला सेशंस कंडक्ट करने के लिए 1-to-1 काउंसलिंग का मुझे कौन कौन से एस्पेक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन कौन सी चीजें मुझे जमा करनी पड़ेंगी, इकट्ठा करनी पड़ेंगी, कौन सी इंफॉर्मेशंस, कौन सी थेरीज, कौन से टेस्ट वगैरह। तो ये पर्टिकुलर लास्ट वाले पॉइंट में ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि दरअसल हमको इस कोर्स के जरिए एक्चुअल में हमको सीखना क्या क्या है। एक आउटलाइन हमारे पास में बन जाएंगे, हमारे जहन में एक खाका बन जाएगा कि हमको फला फला चीज को समझना है, फला फला चीज को सुनना है, क्या क्या नाम लोग पढ़ाई करनी है, उसका इंफॉर्मेशन यहाँ वहां से गैदर करनी है, जैसा भी हम लोग करते हैं। ओके, इससे पहली चीज आपके सामने मैं पेश करूंगा कि करियर काउंसलिंग की डेफिनेशन क्या है। ये करियर काउंसलिंग की डेफिनेशन हम लोग दरअसल जो समझते हैं लगभग वैसे ही है, लेकिन कुछ जो बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है, क्योंकि एक होती है काउंसलिंग। देखो कभी हमारे बीच में कुछ मिस इंटरप्रिटेशन ना हो जाए, या कुछ हमारे जहन में कुछ गलत फहमी ना आ जाए कि काउंसलिंग और करियर काउंसलिंग, काउंसलिंग एक बड़ा टर्म है जिसके अलग अलग पहलू है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, उसके बाद में आपका जो डॉक्टर आपकी काउंसलिंग करते हैं वो काउंसलिंग, और आपकी करियर काउंसलिंग वगैरह वगैरह, या फिर किसी जॉब के लिए काउंसलिंग हो सकती है। काउंसलिंग का मतलब होता है किसी की बात को सुनना, समझना, उसको उसी बात को उसके सामने, उन्हीं में से कोई रिजल्ट को इंटरप्रेट करके उसके सामने पेश करना। करियर का डेफिनेशन कतई, या काउंसलिंग का डेफिनेशन कतई ये नहीं है कि किसी को सलाह देना। हम लोग जनरली क्या समझते हैं कि करियर काउंसलिंग का मतलब होता है कि भाई मेरे पास कोई आया है, हम उसको हमारे नॉलेज के हिसाब से, जो कि हम बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञान रखते हैं, और उस ज्ञान के हिसाब से हम लोग उसको सजेस्ट करेंगे कि फला फला कोर्स तेरे लिए मुनासिब है। ऐसा कतई नहीं है। करियर का मतलब, या करियर काउंसलिंग का मतलब सिंपल वर्ड में है कि उसकी पूरी हिस्ट्री को एक्वायर करना, उसकी सारी बात को सुनना, और उसको सुनने के बाद में उसी के नुकात से कुछ पॉइंट ड्राइव करके उसको देना। हम हमारे दिल से सिर्फ उसको रास्ता दिखाने का काम कर सकते हैं। जो भी करियर काउंसलिंग में हुआ, दैट इज एक्चुअली द इंटरप्रिटेशन फ्रॉम हिज पर्टिकुलर इंटरव्यू, या जो हमने असेसमेंट किया उसका एक रिजल्ट था। ये एक्चुअल में नमूना है। ये बेसिक डेफिनेशन मेरे नजदीक। अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज इसकी डेफिनेशन क्या देती है। बॉयज स्टेट यूनिवर्सिटीज की डेफिनेशन क्या कहती देती है कि
a process that will help you to know and understand yourself and the world of work in order to make clear career, educational and life decisions. ऐसा प्रोसेस जो आपको एक रास्ता देता है, एक नॉलेज देता है, ताकि आप अपने आप को पहचाने और आपके आसपास जो दुनिया चल रही है आप उसको बखूबी पहचान सके, और पहचानने के बाद में एक करियर के ताल्लुक से या फिर जॉब के ताल्लुक से या तालीम के ताल्लुक से या जिंदगी के ताल्लुक से एक अहम फैसले आप ले, उसका मतलब होता है करियर काउंसलिंग। दूसरी जो डेफिनेशन उसकी विकिपीडिया देता है, और विकिपीडिया देता है कि काउंसलिंग विद अ फोकस ऑन इश्यूज सच एज करियर एक्सप्लोरेशन, करियर चेंज, पर्सनल करियर डेवलपमेंट एंड अदर करियर रिलेटेड इश्यूज। काउंसलिंग फोकस करता है उन इश्यूज पे, करियर के डिफरेंस ऑप्शन, अलग अलग ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल है, जमाने के हिसाब से करियर में कैसे तगय्युरात आ रहे हैं, कैसे चेंजेस आ रहे हैं, इस बात की निशानदेही कराना। उसके साथ साथ हमारे पर्सनल करियर में डेवलपमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं और उससे रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं उन सारी बातों को डिस्कस करना, ये करियर काउंसलिंग होता है। करियर काउंसलिंग की डेफिनेशन गुड थेरेपी जो देता है वो कहता है कि काउंसलिंग दैट प्रोवाइड्स करियर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, डिस्कसेस करियर डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेट्स एंड इंटरप्रेट्स एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी असेसमेंट। सारी इंफॉर्मेशन को जो करियर से रिलेटेड है उसको गैदर करना, गैदर करने के बाद में डिफरेंट रिसोर्सेज से हो सकता है, फिर उसको डिस्कस करना, उसको एडमिनिस्टर करना यानी डिफरेंट फॉलोअप्स लेना, और इंटरप्रेट करना सामने वाले का एबिलिटीज को। एबिलिटीज से मुराद मेरी है उसका एप्टीट्यूड को, उसके एप्टीट्यूड को, उसकी पर्सनैलिटी को जज करना, और जज करने के बाद में जो नताइज आते हैं वो सामने पेश करना। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन देता है कि एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ जॉब समवन कुड डू और हाउ दे कुड प्रोग्रेस टू गेट अ बेटर जॉब। ऐसी एडवाइस और इंफॉर्मेशन को गैदर करना और देना कि कौन कौन सी जॉब पर्टिकुलर इंसान जो है वो कर सकता है और उसमें वो बखूबी कर सकता है, कामयाबी के साथ कर सकता है। देखो करियर की डेफिनेशंस हमारे नजदीक ये हो सकती है कि करियर हम आने वाली जिंदगी में क्या करें, लेकिन सिर्फ ये कहना कि आने वाली जिंदगी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारा करियर कैसा होगा, हम करियर में क्या बनेंगे, सिर्फ ये नहीं। करियर का मतलब ये है कि हमारी आने वाली जिंदगी के अंदर, चाहे वो 10 साल की जिंदगी हो, 15 साल की जिंदगी हो, 100 साल हम जिए, उसमें हम लोग सेटिस्फेक्शन के साथ में प्रोग्रेस करते हुए एक बेटर पोजीशन तक पहुंचे। ये एक्चुअल में करियर का डेफिनेशन होता है। अब हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ करियर काउंसलिंग क्या है, करियर काउंसलिंग किस तरीके से इवॉल्व हुई, कब जरूरत महसूस हुई। करियर की डेफिनेशन मैंने आपको बताया। देखो एक जमाना था यूएस में 19th सेंचुरी में जब करियर काउंसलिंग का एक्सप्लोरेशन हुआ, और उस वक्त जब 19th सेंचुरी में करियर काउंसलिंग की जरूरत महसूस हुई, जैसा कि हमारे जमाने में आज हमको आज जरूरत लग रही है कि करियर काउंसलिंग की जरूरत है, शायद 21वीं सदी चल रही है, उस वक्त 19th सेंचुरी में इसका जन्म हुआ यूएस में, जरूरत महसूस हुई लोगों को। क्यों? कि उसमें दिस इज अ न्यू प्रोफेशन was described by historian as a progressive social reform movement aimed at eradicating poverty and substandard living condition that had been created by the industrialization and consequent migration of people to major urban centers at turn of this 20th century। यानी 19th सेंचुरी के अंदर जैसा हम लोग आज एक सोशल, आज जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, अक्सर लोग अपने करियर के अंदर बाकायदा एक अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं। यानी उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं और अपना अपना काम बेहतरीन तरीके से अपने अपने शोबे में अंजाम दे रहे हैं।
इसका यूएस में जब इसकी इजाद हुई या इसका जन्म हुआ करियर काउंसलिंग का, उस वक्त भी ये चीज थी कि जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है उसकी पॉवर्टी दूर हो, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो, और उसके लिए कैसे हम लोग लोगों का माइग्रेशन को खत्म कर सकते हैं कि जो कसीर तादाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोग शहरों की तरफ रागी हो रहे हैं, तो उनको किस तरीके से जॉब मिले, किस तरीके से उनको हम लोग गाइड करें, इसलिए करियर काउंसलिंग के लिए सोचा गया 19th सेंचुरी में। अब मैं आपको बताने की कोशिश ये करूंगा कि अब जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था और जब कंटेंट डेवलपमेंट के बारे में मैं सोच रहा था, तो मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा था कि करियर काउंसलिंग के स्टेजेस क्या हो सकते हैं। और जब करियर काउंसलिंग के लिए एक्सप्लोरेशन करने की मैं कोशिश कर रहा था और कंटेंट डेवलपमेंट के दौरान, तो मेरे जहन में ख्याल कि भाई करियर काउंसलिंग के स्टेजेस क्या हो सकते हैं। करियर काउंसलिंग से करियर काउंसलिंग, तो मुझे ये एहसास हुआ कि जो डेवलप कंट्री है अचानक से डेवलप नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, अक्सर जो चेंजेस दुनिया में देखने के मिले हैं ना, वो यूएस के जरिए देखने को मिले। अब यूएस में क्या ऐसा प्रोसेस था, आप सोचिए कि भाई 19th सेंचुरी में 1890 और 1919 के दरमियान जो करियर काउंसलिंग शुरू हुई, वो करियर काउंसलिंग का फर्स्ट स्टेज माना जाता है। उसमें अक्सर मसला जो था कि भाई जॉब प्लेसमेंट हो जाए, कि लोगों को जॉब। अब आप थोड़ा गौर कीजिए हमारी सराउंडिंग के ऊपर। इरफान में मैं अपने कैमरे को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई, आई एम ट्राइंग फ्रॉम। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आपका ये तो अच्छे से पीपीटी अच्छे से शेयर हो रही है। ओके ओके ठीक है, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मेरा कैमरा ऑन ही नहीं हो पा रहा है। नहीं, कोई जरूरत नहीं सर, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। कुछ इसका सॉल्यूशन आपके पास में होगा तो आप दे सकते हैं मुझे। जी जी जरूर जी, तो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आज के जमाने में भी आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे जॉब्स ग्रुप है, और उस जॉब्स ग्रुप के अंदर भी लोग करियर के रिलेटेड जो वैकेंसीज पोस्ट करते हैं। तो आप इसको कंपैरिजन कीजिए कि हम हालिया दौर में करियर के या करियर काउंसलिंग के किस लेवल पर है। यानी एक कौम जो है 19वीं सदी में जो काम कर के लिए उसने बेड़ा उठाया था कि लोगों की जॉब प्लेसमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। यानी कुछ मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं करियर के, जैसे कि मेरे दोस्त 2-3 यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो भी करियर काउंसलिंग के बहुत सारे जॉब के प्लेसमेंट के बहुत सारे ग्रुप चलाते हैं जिसमें डिफरेंट जॉब्स को पोस्ट करते हैं। ये 19th सेंचुरी के अंदर एक कौम जो है उसने ये अमल किया। फिर उसको जरूरत रही कि भाई ये काफी नहीं है, इससे ज्यादा करियर काउंसलिंग होनी चाहिए। तो करियर काउंसलिंग की सेकेंड स्टेज इवॉल्व हुई, जिसको एजुकेशनल गाइडेंस इन द स्कूल कहा जाता है, जो 1920 से 1939 के दौरान ये सब चीजें होने लग गई। मैंने स्कूलों के अंदर गाइडेंस करना कि बच्चों को साइंस के बारे में सोचना चाहिए या फिर कॉमर्स के बारे में सोचना चाहिए, वगैरह वगैरह, जो अलग अलग मुख्तलिफ फील्ड होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर हम लोग अभी कर रहे हैं कि भाई 10वीं में जाकर हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चों की, कि बच्चे इंजीनियरिंग में जाए या फार्मेसी में जाए, या उनको डिफरेंट ऑप्शंस दिखाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये 1920 से 1939 के बीच में ये एक पर्टिकुलर एरा वहां पर आया। फिर जो हुआ उसके बाद में थर्ड स्टेज जो इवॉल्व हुई, वो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड द ट्रेनिंग ऑफ काउंसलर्स। देखिए 1940 से लेकर 1960 के बीच में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में इसके सिलेबस बनना शुरू हो गए कि करियर काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए। ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए लोगों को, काउंसलर्स को। इनिशियल दौर में तो जिसके पास में नॉलेज था, जो उस वक्त का थोड़ा इल्म रखता होगा, वो उसने अपने तौर पर किया। फिर प्रोफेशनलिज्म आया कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी साइकोलॉजी के बारे में, काउंसलिंग के बारे में गुफ्तगू होना शुरू हो गई और कोर्सेस इंप्लीमेंट होना शुरू हो गए 1940 और 1960 के लगभग। और हम आज उसका हिस्सा है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम अब यहाँ पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग ट्रेनिंग के बारे में सोच रहे हैं, काउंसलर डेवलप करने के बारे में सोच रहे हैं। फोर्थ स्टेज जो मैं इसके अक्स किया डिफरेंट साइड से, कि मीनिंगफुल वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशनल करियर डेवलपमेंट।
फिर क्या शुरू हुआ 1960 के और 1975 79 के बीच में, फिर डिफरेंट मीनिंगफुल करियर, मतलब अब भाई करियर के जो मखसूस जो स्पेशलाइजेशंस होते हैं उसके ऊपर डिस्कशन शुरू हुआ, और उसके ऊपर मजीद बात होना शुरू हो गई कि जब तक कि अलग अलग फील्ड में डाइवर्सिफिकेशन शुरू हो गया, उसके तब तक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका था, उसके ऊपर गुफ्तगू होना शुरू हो गई। फिर जो फिफ्थ स्टेज जो शुरू हुई वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करियर काउंसलिंग एंड आउट प्लेसमेंट काउंसलिंग। 1980 के बाद में इंडिपेंडेंट करियर काउंसलिंग, यानी एक बच्चा अपना एप्टीट्यूड टेस्ट करवाने के लिए किसी के पास जा रहा है, माहिरीन के पास, और अपने सारी प्रॉब्लम को पेश कर रहा है, अपना एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहा है, अपना पर्सनैलिटी टेस्ट दे रहा है, उसको अक्स कर कर उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन कर रहा है करियर काउंसलर, और उसको एक सही रास्ता दिखा रहा है। वो फिफ्थ स्टेज शुरू हुई 1980 से 1990 के बीच में। और अभी क्या चल रहा है वहां पर? अभी वहां पर चल रहा है कि उस फील्ड के अंदर बारीकियों से न्यू डायरेक्शंस कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर एचआर ले लिया, ये सपोज मैंने एमबीए अगर चूज किया, तो एमबीए के अंदर और स्पेशलाइजेशंस और मजीद इंफॉर्मेशन मैं कैसे गैदर करूं, तो लोग स्पेशलाइजेशन करने के बाद भी करियर काउंसलर के पास जाते हैं। हमारे यहाँ पर करियर काउंसलिंग अगर आप देखेंगे तो एक ही शोबे के अंदर मैं देखता हूँ इस तरीके की चीज होती है। इसकी एग्जांपल मैं आपके सामने दूं। अगर आपने देखा होगा कि जो एमबीबीएस करते हैं बच्चे, एमबीबीएस करने के बाद भी उनको पीजी नीट देना पड़ता है। तो पीजी नीट के लिए कौन से अदारे हैं, कितनी फीस है, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, कौन कौन सी फैकल्टीज है, कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन है, इसके लिए मेडिकल काउंसलर नाम का टर्म हमारे यहाँ पर सुनते हैं हम लोग। उसके अलावा इस न्यू डायरेक्शन का टर्मिनोलॉजी मैंने अक्सर इंडिया के अंदर नहीं देखा। अभी कुछ हमारे यहाँ पर एक अल्तमश सर जुड़े हुए यहाँ पर, जो कि स्पेशलाइज इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। मैंने उनका चैनल को एक्सप्लोर किया तो उसमें देखा कि वो टीट सीटेट और जो सीईटी होता है टेस्ट, जो अपना टीचर्स के रिक्रूटमेंट के लिए होता है, उसके लिए काम करते हैं। दिस इज एक्चुअली द न्यू डायरेक्शंस कि एक पर्टिकुलर स्टेज पे पहुंचने के बाद में अब न्यू डायरेक्शंस मेरे लिए कौन कौन सी मैया मैं करवा सकता हूं लोगों के लिए। तो करियर काउंसलिंग हालिया दौर में इस लेवल पर जाकर पहुंच चुकी है। अब मैं आपसे एक्चुअल में ये सारी बात को आप गौर से देखिए कि हमको कितना रैपिडली इन सारी बातों को अडॉप्ट करते हुए हमको आगे बढ़ना है। करियर काउंसलिंग का टर्म एक जमाने के अंदर सिर्फ जॉब दिलवाना या जॉब के लिए राह दे देना, किसी को पर्टिकुलर लिंक शेयर कर देना, ये एक हुआ करता था। एजुकेशनल गाइडेंस स्कूल के अंदर, फिर यूनिवर्सिटी तक पहुंची, फिर उसके अंदर स्पेशलाइजेशन तक पहुंची, फिर इंडिपेंडेंट करियर काउंसलिंग शुरू हो गई अलग अलग जो एक्सपर्ट होते हैं उनके सामने। फिर जो नया एरा आया आज के दौर में वो होता है कि भाई सुपर स्पेशलाइजेशन, यानी एक एमबीबीएस किए हुए बच्चे को भी करियर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। आप लोगों ने देखा होगा बंबई के अंदर एक मखसूस काउंसलर, मेडिकल करियर काउंसलर है, जो बाकायदा अपनी फीस चार्ज करते हैं, वो पूरा प्रोसेस में आपको गाइड करते हैं काउंसलिंग के प्रोसेस कैसे होंगे। नॉट इजी टास्क, इतना आसान टास्क नहीं है। आप किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है, आपको इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करनी है, आपको कौन से ऑप्शंस फिल करने हैं, स्टेट कोटा क्या होता है, आपका सेंट्रल कोटा क्या होता है, ये सारी बातें एमबीबीएस का बच्चा अगर पढ़ाई करेगा ये सारी ये बातों पे गौर फिक्र करेगा। ये सारे मसाइल होते हैं, इसमें जरूरत पड़ती है स्पेशलाइजेशन की। अगर हम बीइंग अ करियर काउंसलर एक पर्टिकुलर फील्ड को लेकर भी चलते हैं तो इट्स मतलब एक बहुत बड़ा एक ह्यूज करियर आप माना जा सकता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका नीट में स्कोर नहीं आता है, रास्ता मालूम है, नीट में स्कोर नहीं आ रहा है, रास्ता क्लियर है, लेकिन पता नहीं है नीट में स्कोर नहीं आया, जाना कहां पर है। तो अभी हमारे दोस्त है यहाँ पर जुड़े हुए इरफान सैयद साहब, इन्होंने काम शुरू किया है कि वो अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रहे हैं। चाइना में क्या अपॉर्चुनिटीज है एमबीबीएस की, रशिया में क्या है, बांग्लादेश में क्या है, नेपाल में क्या है, उसको एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। तो एवरी एस्पेक्ट पर, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो पीजी लेवल पर हो, करियर गाइडेंस के डिफरेंट लेवल्स जो होते हैं, हर लेवल के ऊपर, स्टेजेस के ऊपर हम लोग करियर काउंसलिंग के हमारे सिस्टम को स्टैब्लिश कर सकते हैं।
बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि मैं बाहर तो चला गया, लेकिन उसके बाद में ये नहीं पता होता है कि एमबीबीएस करने के बाद इंडिया में जब आता है इंसान तो उसको एमसीआई का, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम देना पड़ता है, तब जाके वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता है, अदरवाइज वो प्रैक्टिस यहाँ पर नहीं कर सकता है। ऐसे मसाइल भी है। तो ये सारी बातों को समझना, इसीलिए मैं बताने की कोशिश ये किया कि व्हाई वी नीड टू एक्सप्लोर द स्टेजेस ऑफ करियर काउंसलिंग। बीइंग अ करियर काउंसलर, दुनिया आगे आने वाली जिंदगी में हम लोग करियर काउंसलर बनने वाले हैं, तो हमको जानना जरूरी है कि मैं किन स्टेजेस के ऊपर मैं अगर मैं करियर काउंसलर बन जाता हूं तो मैं किन स्टेजेस के ऊपर काम करूं। यू कैन ऑप्ट एनी वन ऑफ दिस, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी इन सब में पैरेलली काम हो रहा है। हमारे यहाँ पर स्टेजेस नहीं आए। हमारे यहाँ पर अभी भी कोई करियर काउंसलर अपने आप को बोलता है, वो जॉब के लिए पोस्ट डालता है तो करियर काउंसलर बोल सकता है अपने आप को, स्कूल में जाकर बोलता है तो करियर काउंसलर बोल सकता है, स्पेशलाइजेशन पे बोलता है, सुपर स्पेशलाइजेशन पे महारत रखता है तो वो अपने आप को करियर काउंसलर बोल सकता है। तो इस तरीके के डिफरेंट जो डेफिनेशंस है, डिफरेंट उसके जो स्टेजेस है, वो मैं सोचा कि ये पहला लेक्चर है, तो ये पहले लेक्चर में आपके सामने ये सारी बातों को रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो आज की आउटलाइंस है, लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशन इन करियर प्लानिंग एंड प्लेसमेंट। जब हम लोग करियर काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं तो करियर काउंसलिंग के दौरान भाई हमें कौन सी बातों को ख्याल रखना चाहिए, किन बातों को देखो छोटी मोटी बातें नॉर्मली सबको पता होती है। इसमें पहला एक मोरल वैल्यूज है, प्रिंसिपल्स है, मोराल्स है, और कुछ जो एसोसिएशंस है जो करियर डेवलपमेंट के ऊपर गौर फिक्र करते हैं, सिलेबस बनाते हैं, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। वो चीजों को हम लोग एक सरसरी तौर पर देखेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रोफेशनल सबको जानते हैं। वैल्यूज का मतलब क्या है कि बीइंग अ करियर काउंसलर मुझ में कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए। रिस्पेक्टिंग ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, प्रोटेक्टिंग द सेफ्टी ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट मेरे पास में आ रहा है तो ईमानदारी के साथ में उसके साथ में किसी भी तरीके का हैरेसमेंट बोलो, किसी भी तरीके का उसके साथ में इंफॉर्मेशन का लीकेज बोलो, या किसी भी तरीके का उसमें एक डर वो नहीं होना चाहिए, फ्रीली हमसे वो बात करे। इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ प्रैक्टिशनर क्लाइंट रिलेशनशिप, ये बहुत जरूरी है। आज के दौर में थोड़े मसाइल टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप में भी आते हैं। थोड़ा अफसोस होता है बीइंग टीचर, हम जब ऐसे इश्यूज को, मसलों को सुनते हैं। ये बात को हमको देखना है कि एक बाप अपने जिम्मेदारी के साथ में आपके बच्चों को आपके साथ में छोड़ रहा है, तो आपको किस तरीके से अपनी इंटीग्रिटी को ख्याल रखना है। प्रैक्टिशनर और क्लाइंट से मुराद मेरी यहाँ पर बच्चे हैं, किस लेवल की रिलेशनशिप हम लोग वहां पर रखेंगे, ये बात को ध्यान रखना। और हमेशा थ्रू आउट द प्रोसेस, चाहे आप मुझसे पढ़ रहे हो या किसी और से पढ़े, चाहे आप टीचिंग में हो या किसी और शोबे में हो, क्लाइंट के साथ में जो रिलेशनशिप हमारा है उसमें जो फासला, जो दूरियां जो मुतयन की गई है सिस्टम में, माशरे ने, उसको मैं बखूबी उसमें अमल करूं। एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज एंड इट्स एप्लीकेशंस, अपना नॉलेज को इनहांस में वक्तन फोक्तन करता रहो। मैंने इससे पहले भी एक बात आपको कहा था कि करियर काउंसलर का एक कोर्स हुआ करता था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, जिसमें एडेड स्कूल के टीचर को करियर मास्टर का 1 साल का कोर्स का के लिए प्रिपेयर किया जाता था। अब वो कोर्स चुके अब माशरे में, सॉरी गवर्नमेंट ने बंद कर दी उसको, तो करियर काउंसलर बनना बंद हो गए। अब चूंकि बंद हो गए, इसीलिए हमको इस तरीके के कोर्स को पैरेलली इंप्लीमेंट करना पड़ा। बहुत सारी दूसरी तंजीमें भी काम कर रही है, लेकिन प्रोफेशनली काम कर रही है। हमने भी सोचा कि हमारी एक कंपनी बनाकर हम ये काम शुरू करें, जिसमें आप लोगों ने इस पर लब्बैक कहा और यहाँ पर जुड़े हुए। ये इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक चीज आपको याद रखनी है कि आपको कंटिन्यूअसली अपडेट रखना है अपने आप को प्रोफेशनल नॉलेज के साथ। क्योंकि आप जो देख रहे हैं ना कि आज एक जमाने के अंदर सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ करता था, अभी मल्टीपल डायमेंशनल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गए। अभी पर्सनैलिटी भी देखी जा रही है, इंटरेस्ट भी देखा जा रहा है। आगे के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे, आज ही कवर करेंगे। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजीज को इनवाइब करना, सारी इंफॉर्मेशन पे अपने आप को ट्रैक रखना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। ये हमारी एक जाती जिम्मेदारी बन जाती है। मतलब एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई, एडेड स्कूल में जॉब लग गई, फिर हमको कुछ पढ़ना नहीं है, ऐसे मसाइल नहीं है।
कुछ एडेड स्कूल के टीचर भी बेचारे कंटिन्यूअसली अपने आप को अपडेट करते हैं, उसी तरीके से हमको यहाँ पर अपने आप को कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना। एलिवेटिंग पर्सनल डिस्ट्रेस एंड सफरिंग, किसी की पर्सनल डिस्ट्रेस और सफरिंग को दूर करना, परेशानी को दूर करना। किसी भी खास काउंसलर का सबसे बड़ा काम यही है। हमारे पास क्यों आ रहे हैं लोग? परेशानी है, डिफिकल्टीज है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए तो किसी काउंसलर को पकड़ता है कोई। फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ दैट इज मीनिंगफुल टू द पर्सन्स कंसर्न, खास मकसद। फोस्टरिंग अ सेंस, इस सारी जो करियर काउंसलिंग का जो सब्जेक्ट है ना, उसमें जो सारे का कंक्लूजन जो निकलता है ना, वो ये है कि किसी खास मखसूस इंसान के अंदर उसकी सेल्फ वर्थ जो एक इंसान की होती है उसको उजागर करना। अगर आप बीइंग अ करियर काउंसलर लेक्चर ले रहे हैं या किसी करियर काउंसलर को आप सुन रहे हैं, मैं तो भाई मेरा एक रवैया ऐसा है कि मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, मैं सुनता हूँ बाकायदा, मैं दूसरे करियर काउंसलर की पूरे स्पीचेस को भी सुनता हूँ, ताकि कुछ अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कुछ नई चीज या कोई नया इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो मैं सुनता हूँ उसको। और सुनने के बाद जो चीज गलत लगती है मैं उसको फिर बोलता भी हूँ, क्योंकि गलत चीज से गलत मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है सोसाइटी के अंदर। तो एक्चुअली बहुत सारे करियर काउंसलर मैंने देखा हुआ है कि वो स्टार्ट करते हैं करियर काउंसलिंग जिसमें एक पहलू नहीं होता है, फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ सेल्फ, खुदी को पहचानना। आपने बहुत अच्छा एक शेर सुनाऊंगा, यहाँ पे इरफान भाई बहुत अच्छे से उस शेर को की तशरीह करेंगे बाद में, मैं तो खैर इतना शेर जानता नहीं हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। यही है ना इरफान भाई? जी जी एकदम सही। जी जी जी। बिल्कुल सही। ए, आपसे सर वीडियो करिए, आपका शायद स्टार्ट वीडियो पर देखिए आपने शायद म्यूट किया है वीडियो को, जिस वजह से आप नहीं दिख रहे। तो मैं अगर कोशिश की, कहाँ पर चेक करूं? जहाँ पर साउंड का स्पीकर का जो आइकॉन होता है ना, उसी के बाजू में वीडियो का भी आइकॉन होता है। वीडियो के आइकन पे मैंने जब उसको बंद मतलब वो जिसके ऊपर जो क्रॉस किया हुआ है ना वही आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आ रहा है जूम इज अनेबल टू डिटेक्ट योर कैमरा। ओके, तो कैमरे का शायद प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन हाँ। बहुत अच्छा फ्लो बन रहा है। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपके चेहरे का दीदार करेंगे। कंटिन्यू सर। जी। खैर मैं इतना ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे नहीं भी देखा जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता है। जी तो खास मैं बताने की कोशिश ये कर रहा था यहाँ पर कि किस तरीके से सेंस जो होता है सेल्फ का सेंस उजागर करना किसी में। आप करियर काउंसलर को देखे होंगे आप लोगों ने, जो शुरू करते हैं अपनी पीपीटी, कुछ वो यहाँ वहां की बातें करेंगे, उसके बाद में कंटिन्यूअसली दे आर स्टार्टेड स्पीकिंग ऑन द डिफरेंट ऑप्शंस। भाई ऑप्शंस को उजागर करना, ऑप्शंस के लिए गूगल और यूट्यूब वगैरह है हमारे पास में, मजीद इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए विकिपीडिया है, सारी चीजें है। करियर काउंसलर का इन शॉर्ट मकसद ये होता है कि वो सबसे पहले, देखो करियर काउंसलिंग की जरूरत को आप अगर समझेंगे ना बारीकियों से, तो आपको एक बारीकी इसमें ये दिखेंगी कि इसमें इंडिविजुअलाइजेशन को फरोगियत दी गई। इंडिविजुअलाइजेशन को फरोगियत देना मतलब कि किसी इंसान की खुदी को पहचानने के बाद उसके एप्टीट्यूड को ऑब्जर्व करना, उसके इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करना, उसकी पर्सनालिटी को गौर फिक्र करना, और गौर फिक्र करने के बाद में उस इंसान को ये दिखाना कि भाई तेरी खुदी या तेरा जो पहचान है इस फील्ड में बेहतर तरीके से हो सकती है, तो इस फील्ड में जाने वाला है। तो हम लोग कैसे हमारे कंटेंट को डेवलप करें, कैसे अपने आप को डेवलप करें, ताकि मैं उस लेवल पर पहुंचूं कि लोगों की खुदी तक उनको पहुंचा दूं। दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी में से एक डिस्कवरी ये है सेल्फ डिस्कवरी। इनोवेशन नहीं है, आपके मोबाइल की डिस्कवरी वगैरह नहीं है, मोहनजोदड़ो की डिस्कवरी नहीं है। खुद ही को पहचान लेना सबसे बड़ी डिस्कवरी है। इंसान बड़े से बड़े काम कर सकता है, बच्चा बड़े से बड़े काम कर सकता है। तो करियर काउंसलिंग का इसीलिए तो बच्चा इंडिविजुअल आपके पास आ रहा है ना। इंडिविजुअल आ रहा है मतलब इंडिविजुअल, उसमें क्या इंपॉर्टेंस है? हर एक इंसान को अल्लाह ताला ने अलग अलग खुसूसियात के साथ में पैदा किया हुआ है। हर एक जानदार, नबातात, हैवानात को अलग अलग इंग्रेडिएंट के साथ में, अलग अलग क्वालिटीज के सेट्स के साथ में पैदा किया हुआ है। जैसे जैसे लोग अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं वैसे वैसे साइंटिस्ट बनते हैं। हमारी जिंदगी से हमसे सीखकर या हमसे समझकर किसी ने अगर एक पहलू भी ले लिया
और वो बच्चा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन जाता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसा बन जाता है, सर सैयद अहमद खान जैसा बन जाता है, या फिर मॉडर्न एज के जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट है उनके जैसा बन जाता है, तो हमारी जिंदगी में कामयाब हैसियत कौन सा हमने कामयाबी हासिल कर ली। तो शर्त ये है कि एक्चुअल में हम लोग इस बात को वक्तन फोक्तन इस बात पे गौर फिक्र करते हैं कि भाई एक्चुअल में हमको क्या करना है, हमको फोस्टर करना है सेंस ऑफ सेल्फ एक पर्टिकुलर इंसान का। उसके बाद जो चीज होती है इंक्रीजिंग पर्सनल इफेक्टिवनेस। पर्सनल इफेक्टिवनेस मतलब किसी इंसान के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, अपने परफॉर्मेंस के अपने इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करना से शुरुआत। उसके बाद में सामने वाला जो मेरे सामने बैठा हुआ है, चाहे वो एक हो या ग्रुप की शक्ल में हो, उनकी जिंदगी में इफेक्टिवनेस कैसे आ सकती है। इनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल, इंसानों के बीच में क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप, चाहे वो माँ बाप हो, स्टूडेंट और टीचर्स के रिलेशनशिप हो, या फिर टीचर्स और मैनेजमेंट का रिलेशनशिप हो सकता है कि बड़े लेवल पे करियर काउंसलर यहाँ तक भी पहुंच जाए। तो मुख्तलिफ लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप को की क्वालिटी को इनहांस करने का जो काम है वो दरअसल करियर काउंसलर का होना चाहिए। अप्रिशिएटिंग द वैरायटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड कल्चर, अप्रिशिएट करना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात कर लूं कि फॉर एग्जाम्पल एक मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र में जाता हूँ, तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में अगर मुझे वहां का कल्चर दिख रहा है कि लोगों के की मराठी बड़ी मजबूत है, मराठी कल्चर होने की वजह से महाराष्ट्र के ऐसे इलाके में जहाँ पर मराठी मुसलमान के बच्चे भी मराठी एकदम अच्छी बोल लेते हैं, आपको मराठवाड़ा में या विदर्भ के बच्चे इतनी अच्छी मराठी नहीं बोल पाएंगे। तो उस एक्सपीरियंस को, उस कल्चर को वहां की इंफेरिटी ना समझते, उसको क्वालिटी समझ के उसको इनहांस करके वो बच्चे एमपीएससी के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। एमपीएससी के लिए मराठी के बहुत जरूरत होती है। इधर के 2-3 जो रीजन्स है हमारे, खानदेश, आपका विदर्भ, मराठवाड़ा, इनके बच्चे एमपीएससी में एक्सेल नहीं कर पाते, वजह यही है। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस आपका डेमोग्राफिक के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से उसको कैसे प्रमोट करना है, और उसके रिगार्डिंग जो करियर ऑप्शंस होते हैं हम कैसे उसको रिजेंबल कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। स्ट्राइविंग फॉर द फेयर एंड द एडुकेट प्रोविजन ऑफ काउंसलिंग सर्विसेज, कोशिश करना एक बेहतरीन, साफ और शफाफ काउंसलिंग के सर्विसेज देने का। ये वैल्यूज है जो करियर काउंसलर के अंदर होनी चाहिए। ये सारी बातों को आप अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा अगर बना लेंगे ना, जैसे कि कुछ दिनों पहले एक अल्तमश सर ने एक सवाल पूछा था अपने ग्रुप में कि भाई इसमें सर करियर है क्या, इसमें प्रोफेशनल करियर है क्या। मैंने उसका जवाब दिया था कि प्रोफेशनल करियर तो नहीं, लेकिन प्रोफेशनल करियर आपके मल्टीपल डायमेंशंस बन सकते हैं, नॉट नेसेसरी। अभी एक कुछ अलग मुल्क की बात मैं कर रहा हूँ, वहां पर एक करियर काउंसलर था। करियर काउंसलर से मोटिवेशनल स्पीचेस में वो गए, मोटिवेशनल स्पीचेस से हो सकता है कि कुछ देर में वो सियासत में आ जाए। मल्टीपल वैरायटीज होती है, आपकी सर्विसेज कहाँ पर चमक जाए आप नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, काउंसलिंग के सारे प्रोसेस के दौरान आप साइकोलॉजी को और इंसानियत के बारे में के उलूम पर हासिल करते हैं कमांड। जिसको इंसानियत आती है ना, और जो इंसानों को समझता है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो काम होता है इंसानों के लिए होता है। और हम भी उसमें लग गए तो देयर वुड बी अ मोर स्कोप, मार्केट में इतना स्कोप रहेगा कि लोग आपको से बात करने को ही अपना, या आपके साथ में सेल्फी लेने को ही अपनी मतलब काबिलियत समझेंगे। जब मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ कि भाई क्या मिलता है करियर काउंसलिंग के सेशंस करने से, क्या मिलता है। अभी तक एक हफ्ते में मैं जहाँ पर मेरा दौरा हुआ था जलगांव का, प्रोग्राम होने के बाद में बच्चे अपना ऑटोग्राफ लेने के लिए आए। मैं अक्सर सोचता था कि ये फिल्म स्टार के और क्रिकेटर्स के ऑटोग्राफ्स क्यों लेते हैं लोग, लेकिन कुछ बच्चे बाकायदा ऑटोग्राफ लेने के लिए मेरे पास गए। तो दैट काइंड ऑफ फीलिंग्स, जब आप सर्विसेज को बेहतरीन तरीके से देने की कोशिश करते हैं ना, तो अल्लाह ताला उस मुकाम पर आपको पहुंचा देता है। अब वो ऑटोग्राफ के लिए कितना बड़ा क्रिकेटर बनना जरूरी था, उस ऑटोग्राफ के लिए कितना बड़ा साइंटिस्ट या सोशल वर्कर बनना जरूरी था, उसके बगैर अल्लाह ताला ने आपको उस मुकाम पर पहुंचा दिया। तो दो सेंस, वो जो कॉन्फिडेंस दिलाता है आपको, इंसानी जज्बे दिलाता है आपको आपके किसी शोबे में काम करने के लिए, वो कॉन्फिडेंस इनवाइब करता है आपकी पर्सनैलिटी में। हो सकता है कि आप
करोड़ों रुपए किसी दूसरी फील्ड से कमा ले। दैट इज द पॉसिबिलिटी। आवाज मेरी आ रही है ना? जी आ रही है सर। जी 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 जी, फ्लो फ्लो चल रहा है हमारा। हाँ, जी जी जरूर कंटिन्यू। एथिकल, अब उसके बाद में जो दूसरे पहलू है, एथिकल प्रिंसिपल ऑफ करियर काउंसलिंग, हम उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बीइंग अ ट्रस्टवर्दी, तो मैंने पहले ही कहा कि भाई हमको भरोसे का वाला इंसान बनना है। ऑटोनॉमी, इख्तियारात हमारे पास में है। बेनिफिशियंस, लोगों के फलाह बहबूदी के लिए, फायदे के लिए हम लोग काम करेंगे। नन मेलिफिसेंस, बुराई से बचाने का काम करेंगे। अब ये सारी बातों के अंदर आप चीज देखिए, भरोसेमंद इंसान जिसके पास में अख्तियार हो, जो बुराई और भलाई से रोकने का काम करता है। सोशल करियर काउंसलर, बहुत सारे लोग, जब मैं मोटिवेशन का सेमिनार के सपोज करियर काउंसलिंग के अलावा मोटिवेशन के सेमिनार देता हूँ, तो उसमें लोग कहते हैं कि आपने फला फला चीज को मुलविस नहीं किया, फला रेफरेंस को नहीं दिया। तो भाई अलग अलग शोबे के लोगों का अलग अलग काम होता है। उलमाओं का काम रेफरेंस देके करना है, हमारा काम साइकोलॉजी के उलूम के ऊपर उबूर हासिल कर कर उसके ऊपर कुछ डिस्कशन कर कर देना है। जरूरी नहीं कि हम भी वही रेफरेंस देके उसी फील्ड के माहिर बन जाए। हम उसमें महारत नहीं रखते, हम उस चीज से का रेफरेंस उसी वक्त दे जब हमारे पास में फुल कॉन्फिडेंस। तो ये वो शोबा है जहां पर आपके पास में वो अथॉरिटी है, आप लोगों को गलत करियर में रिडिकलाइज होने से बचा सकते हैं, अपनी कम्युनिटी को एक बेहतरीन काम की तरफ गामजन कर सकते हैं। जस्टिस, इंसाफ, आप इस दुनिया में राइज कर सकते हैं। इंसाफ राइज कब होगा? जब एक गरीब के बच्चे को आप लोगों ने ये ऑप्शन दिलवा दिया कि वो एम्स में कैसे जाए, जेई में कैसे जाए। आपने सोशल जस्टिस का पैरामीटर को भी पार कर लिया। एक बच्चे को आपने गाइड किया, और गाइड करने के बाद में, जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल दूं, एक बच्चे को मैं जब काउंसलिंग किया था मेरे गांव में, उसका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो रहा था एडमिशन। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो रहा था, उसके वालिद साहब तैयार भी थे। मैंने सिर्फ एक चीज कहा कि 45 लाख प्राइवेट कॉलेज में भरने से बेहतर है कि बच्चा 1 साल का गैप ले ले। 1 साल के गैप में अगर वो एमबीबीएस 1 साल पहले बन जाता है, तो 1 साल की सैलरी उसकी 6 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती है, 50,000 महीने के हिसाब से। लेकिन वो 1 साल अगर बच जाता है उसका, तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर वो सीट सिक्योर करता है, तो उसको ओबीसी का फायदा मिल सकता है, वो फ्री में एजुकेशन हो सकता है। बच्चे ने 1 साल रिपीट किया, सिर्फ एक छोटी सी बात के ऊपर। बच्चे ने अपने 455 मार्क्स को छोड़कर नेक्स्ट टाइम रिपीट किया नीट, और उस नीट में उसने बच्चे ने 606 मार्क्स लिया, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थाने कलवा में उसको सीट मिल गई। आज उसकी वहां पर फीस 6,000 रुपीज पर एनम है। इस तरीके का सोशल जस्टिस अलग अलग सोसाइटी के अंदर आप कर सकते हैं, अगर आपके अंदर काबिलियत है। सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों की जगा सकते हैं आप लोग। मोरल प्रिंसिपल जो होते हैं, मोरल प्रिंसिपल से मुराद मेरी ये है कि काउंसलिंग के अंदर अगर आप में किसी के साथ में आप बातचीत कर रहे हैं, तो मोरालिटी क्या कहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टीचिंग शोबे की बात करूं, मैं टीचिंग शोबे की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, अभी तक भी, आज भी वही काम कर रहा हूँ। एक रिश्तेदार के घर पे आज जब मैं गया, तो मुझे जल्दी आना था वहां से, तो मैंने उनको कहा कि मेरा लेक्चर है। अरे बोले तू कब से लेक्चरर बन गया? मैं लेक्चरर था, छोड़कर वापस लेक्चरर बन गया, और आज मेरी क्लास का पहला लेक्चर है। अल्लाह ताला ने इस शोबे में फिर से दिया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं टीचर हूँ, मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या जरूरत है, मुझे क्या पढ़ी है, मेरा काम है केमिस्ट्री के उलूम्स को सिखाना, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मैं एक ऐसे टीचर को जानता हूँ जो मेरी जिंदगी से उनका वास्ता पड़ा पड़ा था, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। तो मैथमेटिक्स पढ़ाने के बाद में बच्चे 1 महीने के अंदर 50% बच्चे मैथमेटिक्स साइंस में छोड़कर इकोनॉमिक्स ले लेते थे। इतने जहरीले तौर के डिमोटिवेटर्स थे वो। तो टीचर, अब वो बेस्ट टीचर थे अपने दौर के, मतलब उस जमाने के बेस्ट टीचर में उनका नाम था, क्योंकि उनको कमांड हासिल था मैथमेटिक्स पर। लेकिन दूसरी जो सलाहियतें होती है, जो वैल्यू एडेड चीज इंसान को बनाती है टीचर को, वो नहीं थी। किसी को मोटिवेट करना, किसी को डिमोटिवेट करना, किसी की इंसल्ट कर देना, ये चीजें नहीं थी। सिमिलरली एम्पैथी, किसी दूसरे का दर्द को समझना, महसूस करना,
ये हमारे पास में जरूरी है। ह्यूमिलिटी आपके पास में होनी चाहिए, सिंसेरिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट आप लोगों को दे, सिंसेरिटी फिर से हो गया, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, आपके पास में महारत होनी चाहिए, रिसेलेंस आपके पास में, अडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए। रिसेलेंस का मतलब होता है कि अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल आप अमीर के बच्चे से बात कर रहे हैं तो आपका रवैया कुछ और होना चाहिए। रवैये से मुराद मेरी ये है कि आप करियर के वो ऑप्शंस को और वो सिनेरियो को पेश करें कि जो वो डिजर्व करता है या वो एक्वायर वो उसको अफोर्ड कर सकता है। मैं आपके सामने एक वाकया पेश करूं कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस वक्त एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस वाला उस कॉलेज में आए और वहां पर उन्होंने डिफरेंट चीज बताई। तो उसने उन्होंने इंजीनियरिंग के बच्चों को ऐसी चीजें बताई कि भाई मुसलमान के बच्चे ऐसे होते हैं कि सुबह में मटन खाते, शाम में चावल खाते और इतना खा लेते हैं कि डकार भी नहीं ले पाते, डकार नहीं ले पाते तो वैसे ही वो सो जाते हैं या फिर पड़े रहते हैं, ऐसा रहते हैं वैसा रहते हैं। अब वो उस इंसान को हकीकत दिखाना जरूरी था, लेकिन वो किस क्रीम के सामने बोल रहा है? भाई मैं ये तो देखूं कि वो इंजीनियरिंग का क्राउड है, वो मुसलमानों का क्रीम है, मुसलमानों का वो शोभा है जो इससे इलायदा है, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया हुआ है। तो मैं हर एग्जाम्पल को हर जगह, हर स्पीच को हर जगह फीड करूं, ये इससे मुझे परहेज करना चाहिए। गरीब की जो मसाइल है वो अमीर के मसाइल नहीं है। गरीब के खाने के इश्यूज हो सकते हैं, अमीर के खाने के इश्यूज नहीं है। गरीब प्राइवेट ट्यूशन अफोर्ड कर सकता है तो आप प्राइवेट ट्यूशन के बारे में उसको बोलिए। भाई जितना पैसा बच्चे के उलूम के ऊपर लगाया जाएगा वो सब रिटर्न्स मिलने वाला है। एक एक पाई आप लोग बच्चे के लगाते हैं आपको रिटर्न मिलने वाली है। अगर वो एफोर्ड कर सकता है, वहां पर कोचिंग क्लासेस नहीं है, अच्छे कोचिंग क्लासेस नहीं है, भाई लाख रुपए देके वो केमिस्ट्री वाले को हायर करे। भाई 5 लाख रुपए जो नॉर्मल कोचिंग क्लासेस में 1 लाख लगते हैं और वो एफोर्ड कर सकता है, भाई 5 लाख लगाए। लेकिन 5 लाख लगाने के बाद में गवर्नमेंट की सीट अगर सिक्योर करता है तो उसके लाखों रुपए बचते हैं। तो आपने कम्युनिटी का पैसा इन शॉर्ट कैसे न कैसे बचाया, ये सारा सेंस आपको होना चाहिए। आप मेहनत के सारे दर्स उसके सामने भी दे देंगे कि भाई तकलीफ तो सही नहीं पड़ेगी, 50 की क्लासेस में बैठना ही पड़ेगा। भाई जरूरी नहीं है कि सब तकलीफ से है। जिनके पास में जो साहिबे निसाब है, सॉरी जिनके पास में पैसा है और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करे, अच्छी से अच्छी ट्यूशन लगाए, उनको आप ऑप्शन देना चाहिए। तो ये डाइवर्सिटी जो है इनको अडॉप्ट करना और अपने प्रोसेस को फेयरनेस रखना, विजडम, नॉलेज, डेटा, इंफॉर्मेशन, उसके बाद में आता है विजडम। विजडम से मेरी मुराद ये है कि एक इंसान जब विजडम के उस लेवल पे पहुंचता है कि अगर वो एक इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा है कहीं से और गैदर करने के बाद में उसको नॉलेज में कन्वर्ट कर रहा है, और नॉलेज में कन्वर्ट करने के बाद फिर एक बड़ा लेवल आता है कि जब नॉलेज के ऊपर वो अपना एक्सपीरियंस को इनवाइब करके लोगों के सामने पेश करता है, दैट इज नथिंग बट अ विजडम। तो एक होती है कि बहुत सारे लोग होते हैं नॉलेज के ट्रांसफर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉलेज को एज इट इज कॉपी पेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं उसके अंदर अपना कुछ लगाकर उसको नॉलेज बनाकर पेश करते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं उस नॉलेज को एज इट इज देने के बाद, अपना लगाने के बाद, अपना जाती एक्सपीरियंस उसमें लगाकर कुछ बात को करते हैं, दैट इज विजडम। वो लेवल पर पहुंचना ये बहुत जरूरी है करियर काउंसलिंग में। उतनी हिम्मत दिखाना, जैसे कि हिम्मत दिखाने से मुराद मेरी, मैंने किसी को गाइड कर दिया भाई आपका बच्चा 1 साल रिपीट करे, तो आपको उस बच्चे का कैलिबर देखकर, उसका एप्टीट्यूड देखकर इतनी डेयरिंग भी होनी चाहिए कि आप ऐसे सजेशंस भी दें। अब ये जो एथिकल स्टैंडर्ड्स है, इन्हीं चीजों को, इन्हीं जो मोरल प्रिंसिपल की बात मैंने किया, वैल्यूज की बात किया, इन्हीं चीजों को एक एक्रेडिटेशन बोर्ड है जो करियर काउंसलिंग के सारे सर्टिफिकेशंस को, सारे सिस्टम को मॉनिटर करता है यूएस में। इसके अलावा यूके का भी एक ट्रस्ट है, एक एशिया का भी एक एसोसिएशन है करियर डेवलपमेंट का। जो सर्टिफिकेशन की बात कर रहे थे ना, अक्सर जो सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन होता है करियर काउंसलिंग में वो NCDA का होता है, नेशनल करियर डेवलपमेंट एसोसिएशन यूएस का। लेकिन थोड़ा इसके इनकी अलग अलग फीस ज्यादा होती है,
अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाए तो वो स्टैंडर्ड वो सर्टिफिकेशन एक्वायर कर सकते हो। तो ये जो एसोसिएशन है इसने कुछ रूल्स और कुछ एथिकल स्टैंडर्ड सेट किए। इसमें पहला स्टैंडर्ड वो कहता है कि इसमें जो डिफरेंट सेक्शंस है वो सेक्शंस के अंदर अलग अलग, इसका अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा बाद में। इसके जो 9 एरियाज है, जो 9 सेक्शंस है, उसका डिस्क्रिप्टिव उसने एनालिसिस किया हुआ है कि किस चीज में कैसे कैसे एहतियात बरतना चाहिए, कौन कौन सी बातों को मद्देनजर रखना चाहिए, चाहे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सारी बातों को इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ। तो आप इसको जरूर पढ़े। मैं उसके चंद जो सेक्शंस है वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। अब द प्रोफेशनल रिलेशनशिप जो हमने पहले डिस्कस किया कि क्लाइंट और काउंसलर के रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, इसमें डिस्क्रिप्शन में उसका दिया हुआ है कि आप कैसे बातचीत करेंगे वगैरह वगैरह। सेक्शन 2 जो है कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रिविलेज कम्युनिकेशन और प्राइवेसी, उसके डॉक्यूमेंटेशन के ताल्लुक से, उसके मसाइल के ताल्लुक से, उसके इश्यूज के ताल्लुक से आपको कॉन्फिडेंशियलिटी को या प्राइवेसी को मेंटेन करना है। जैसे कि मैं भी कुछ देर पहले रत्नागिरी गया था, तो रत्नागिरी में भी एक स्कूल है माशाल्लाह, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की स्कूल है और गौर फिक्र वाली स्कूल है। तो वो स्कूल के जो प्रेसिडेंट है मौलाना इलियास बगदादी, तो उन्होंने मेरे 3 सेशंस रखे थे। एक सेशंस कॉमन पब्लिक के लिए, 1000 पब्लिक थी, इसमें पेरेंटिंग और करियर और मोटिवेशन का टॉपिक था। एक टॉपिक सिर्फ 10वीं के बच्चों के लिए, जिसमें 10वीं के बच्चों के जो मसाइल होते हैं वो कैसे उसकी तैयारी की जाए, कैसे स्ट्रेस को मैनेज किया जाए वगैरह वगैरह। और एक सेशन तीसरा उन्होंने जो नायाब रखा था कि हर बच्चे इंडिविजुअली आके मुझसे मिले 10वीं। अब उसमें एक बच्ची जो है वो आकर रोने लग गई। अब ये रोने लग गई, अब वो अपने पर्सनल मसाइल बताना शुरू कर दी कि अब मुझे लगा कोई कहीं रोने लगी, कुछ बड़ा इश्यू तो नहीं है, लेकिन क्या इश्यू था कि मैं पढ़कर मैं भूल जाती हूँ सर, मेरे मार्क्स कम हो रहे हैं। तो वो इन सारी बातों को, अब मैं उन सारी बातों को किसी दूसरे बच्चे के साथ में बता दूं कि वो बच्ची रोकर गई, तो ये सब बातें करा। हाँ, हम इन शॉर्ट के अंदर एक बच्ची एक बच्चा ऐसा बोल के पेश कर सकता हूँ लाइक दिस। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बच्चे अगर आप उनको उस लेवल पर जाकर अगर समझाए तो बच्चे अपनी जो गलतियां हुई, मैं पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ, इसको बहुत ही सीरियसनेस के लेवल खो चुके हैं हमारी कम्युनिटी के बच्चे। लेकिन वो बच्ची रो रही है और उसको एक बड़ा वो ऐसे समझ रही है कि उससे कुछ हो सकता है कि गलती हो गई, सर मैं स्कोर नहीं कर पा रही, मेरा स्कोर प्रीवियस सेमेस्टर में अच्छा था, इस सेमेस्टर में ड्रॉप हो गया। तो उस लेवल पर आप बच्चों को मेंटेन करें कि वो अपने ऐसे इश्यूज को आपके सामने भी रख सके। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मेरी मुराद ये है कि आपका नॉलेज, आपका कंटेंट, आपका अपग्रेडेशन जो है उस लेवल पे होना चाहिए। आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसको प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। आपका नॉलेज शेयरिंग, आपका नॉलेज का लेवल कितना लेवल पर जब है। सेक्शन डी जो वो कहता है कि रिलेशनशिप विद द अदर प्रोफेशनल्स, ये सबसे उमूमी जो बात होती है या सबसे जो डिफिकल्ट जो चीज होती है। जैसे कि मैंने एक इनिशिएटिव भी लिया, मैं उम्मीद ये कर रहा था कि अल्लाह के बंदे जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अदर प्रोफेशनल्स इस फील्ड के, वो मेरे से आएंगे और मुझको फोन लगा के बोलेंगे एहसान मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, तूने बहुत उम्दा इनिशिएटिव लिया हुआ है। मैं इसे उम्मीद कर रहा था, क्योंकि इंसान जो समझता है, इंसान खासतौर पर मुसलमान जो अपने बारे में सोचता है वो अपने दोस्तों के बारे में और दूसरों के बारे में सोचता है। तो मेरे से उम्मीद थी कि भाई कुछ लोग आएंगे और मुझे बोलेंगे एहसान आपने बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव लिया हुआ है, गो अहेड, वी आर विथ यू। अफसोस की बात ये, एक दो लोगों ने ही मेरे को फोन किया, हम जैसा उम्मीद करते वैसा नहीं होता है। खैर, अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि किसी की गलतियों को नाम लेकर या गलती को बोलकर हम लोग रिलेशनशिप को खराब करेंगे, ये चीज को भी आपको मेंटेन करना है। क्योंकि हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको बड़ा प्लेयर बनाने वाला है, आपको वो आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं है, वो आपके, हो सकता है कि आप ऐसी टीम डेवलप करें जो आप लीडर बन जाए, इंडिया लेवल पर लीडर बन जाए। आपको जरूरत पड़े ऐसे लोगों की, आप उनको काम दे काउंसलिंग के, ये लो भाई काउंसलिंग के काम, ये मेरे को इतने इन्विटेशन आए, 3 इन्विटेशन आप रख लो, मेरे पास में बहुत मसरूफियात बहुत ज्यादा है। ये रिलेशनशिप फिर उसके जम के अंदर, सपोज मैं अगर कहीं कम साबित हो रहा हूं तो मैं डाइवर्ट करूं, ये भी आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कस हुआ था, मैं उसको डाइवर्ट करूं।
सपोज किसी ने कहा था कि भाई एक्सपर्टाइज किसी का मेडिकल में है तो मैं मेडिकल में उसको एक्सपर्टाइज कर दूं, किसी का एक्सपर्टाइज स्कॉलरशिप में है तो मैं उसमें दिमाग फोड़ी ना करते हुए, अपने इंटीग्रिटी को बचाते हुए, अपने प्रोफेशनलिज्म को और अपने एथिक्स को बचाते हुए, अगर मेरे से बेहतर कोई इंसान अवेलेबल है तो मैं उसको मैं रिकमेंड कर दूं कि आप वहां चले जाइए। मैं खुद यहाँ पर कितने बार बंबई के अंदर एक मेडिकल काउंसलर है, मेरे करीब के लोगों को वहां पर डाइवर्ट किया हो। भाई अगर आप जाना चाहते हैं, मैंने आपको समझा दिया मेरे नॉलेज के हिसाब से, इससे बेहतर लेना चाहते हो प्रोफेशनली, जाइए, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है, थोड़ी फीस चार्ज करते हैं, आप जा सकते हैं। उसके बाद जो सेक्शन ई है, इवेल्युएशन, असेसमेंट एंड इंटरप्रिटेशन। इवेल्युएट करने का जो प्रोसेस होता है वो स्टैंडर्ड प्रोसेस जो होता है वो फॉलो करें। असेसमेंट की जो टेक्निक्स है, जो थेरीज है, डिफरेंट थेरी हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है, उसके अंदर क्या क्या चीजों को ख्याल रखा जाता है, वो चीजें हम लोग देखेंगे। ये तो जब हम लोग असेसमेंट पढ़ेंगे ना आगे, तब भी हम लोग इसको डीप में पढ़ेंगे किस तरीके से असेसमेंट किया जाता है। प्रोवाइडिंग द करियर सर्विसेज ऑनलाइन, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करने के एथिक्स क्या हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी, आप अगर आप कोई सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हैं काउंसलिंग का, एप्टीट्यूड टेस्ट का, उसके क्या एथिक्स होते हैं, उसकी क्या चीज होनी चाहिए, उसकी कुछ प्रोटोकॉल्स है। सुपरविजन, ट्रेनिंग एंड टीचिंग, ये हम लोग जैसे कर रहे हैं उसके अंदर कौन कौन सी इश्यूज है, ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए। रिसर्च एंड पब्लिकेशंस, आप कितनी अपनी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं तो कहाँ पर आपके पेपर होने चाहिए, व्हाइट पेपर आप कहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे आपका वैल्यूएशन कहाँ पर होता है पब्लिकेशंस का। एक साइकोलॉजी के अंदर और करियर काउंसलिंग के अंदर भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज टाइप के ऐसे एसोसिएशंस है अलग अलग देशों में, अलग अलग रीजन्स में। रिजॉल्विंग एथिकल इश्यूज, कैसे इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे हम लोग अगर ऐसे कुछ दरपेश होते हैं इश्यूज पे। तो ये जब सारी बातें थी जो अभी अब तक आपके सामने में पेश कर रहा था, ये बेसिकली मैं आपके सामने बताने की कोशिश ये कर रहा था कि भाई करियर काउंसलिंग का जन्म कैसे हुआ, जन्म होने के बाद करियर काउंसलिंग उन देशों में जब शुरू हुई तो कैसे लोगों ने काम शुरू किया, ताकि हम लोग लोगों की हिस्ट्री से कुछ सबक लें कि भाई लोग अचानक से सुपर पावर नहीं बन जाता है कोई देश, और कुछ देश अगर सुपर पावर अपनी गलतियों की वजह से ना बन सके, उनमें से भी हमारा देश हो सकता है। तो अवेयरनेस का लेवल क्या था वहां पर, क्या नहीं था, इसलिए हमने स्टेजेस देखे। फिर जो एथिकल स्टैंडर्ड होते हैं जो कंसिडर करने चाहिए प्रोग्राम इसके काउंसलिंग के दौरान, वो हमने उसके ऊपर एक गौर फिक्र किए, क्योंकि ये पहला लेक्चर है। अलग अलग इंफॉर्मेशन हम डाइवर्ट करेंगे। अब जो टॉपिक है आज का, क्योंकि लास्ट टॉपिक है, थोड़ा मजीद डिस्क्रिप्शन इसमें होने वाला है हमारा तरफ से, कि जब हम लोग पहला करियर काउंसलिंग सेटअप करें, ऐसा कंसीडर कर लीजिए आप मिसाल के तौर पर कि आज आप करियर काउंसलर बन गए, तो आज अगर आपको अपनी करियर काउंसलिंग की दुकान खोलनी है, माफी के साथ में वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्रोफेशनल है इसलिए बोलना पड़ रहा है। सपोज आपको अपना खुद का सेंटर खोलना है, तो आपके पास में क्या क्या होने चाहिए, क्या मुझे कोई बोल सकता है? पार्टिसिपेंट अपने आप को अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, अगर आपको करियर काउंसलिंग आज ही स्टार्ट करनी है तो आपके पास में क्या होना चाहिए, आप कैसे करेंगे? अनम्यूट अपने आप को ऐसे ही नहीं करना है, कुछ बोलने के लिए करना है, नहीं तो छोड़ दीजिए। लैपटॉप जी, लैपटॉप चाहिए। सबसे पहले लैपटॉप चाहिए, नॉलेज चाहिए सर कि क्या क्वेश्चन पूछे। एग्जैक्टली सबसे पहले डेटा होना चाहिए, कंटिन्यूटी का रिलेशंस होना चाहिए, और डेटा तो डेफिनेटली डेटा रहेगा तभी किसी को आप बता सकते हैं। यानी आपके कहने मतलब है नॉलेज और इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, डेटा इज सो इम्पोर्टेंट फॉर दैट। जी जी, और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं?
सबसे ज्यादा चैलेंजेस तो एडमिशन के जो राउंड्स होते हैं उसका पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना जरूरी है, क्योंकि डेली चेंजेस होते रहते हैं। जी तो जी मुझे थॉरो नॉलेज पूरा एडमिशन से रिगार्डिंग और कोर्स से रिगार्डिंग, जैसे कि आज एक वो स्टूडेंट का मुझे कॉल आया था कि मर्चेंट नेवी में जाना है तो उसके लिए क्या करना है, तो मेरे पास कोई जॉब नहीं था, मैंने आपका ही नंबर दे दिया। तो नॉलेज जरूरी है सबसे पहले, जी, थॉरो नॉलेज पूरा। वेरी गुड। और चीज, और क्या चीज हो सकती है? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने श्योर होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी से डील करने वाले हैं, यानी इधर यू आर गोइंग फॉर स्टूडेंट्स, you should know who your Exactly, very good, very customers are. that is the one thing, assessment, Yes. assessment of student, very Yes. good, okay। ठीक है, मैं इस सेशंस को थोड़ा जो सबको अनम्यूट कर रहा हूँ फिर से, जब मैं इसको पब्लिकली शुरू करेंगे, जब हम बाद में इसको फिर से कर देंगे। क्या मेरी इस जो ओपिनियन से आपसे मुराद ये थी कि अगर आपके पास में कोई बच्चा आता है किसी करियर सजेशंस के लिए, तो आपके पास में क्या लाएअमल आपका होना चाहिए, उससे मुझे ये मतलब पूरा एनालिसिस मिल जाएगा कि मुझे अब मेरी आगे की तैयारी कैसी करनी है इस कोर्स के दौरान। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जैसा कि किसी ने कहा कि भाई इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, प्रोसेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब नॉलेज किसी ने कहा, इंफॉर्मेशन किसी ने कहा, प्रोसेस किसी ने कहा, किसी ने कहा कि भाई क्लाइंट के ताल्लुक से असेसमेंट चाहिए। तो वही ताल्लुक से हम लोग डिस्कस करेंगे और उस पर रोशनी डालेंगे कि क्या क्या चीज होनी चाहिए, कौन कौन से चैलेंजेस फेस करता है एक करियर काउंसलर, मतलब एक न्यू करियर काउंसलर। ये कोर्स होने के बाद में आप न्यू नहीं रहेंगे, तब तक तो आप इंशाल्लाह 6 महीने से पहले ही करियर काउंसलिंग शुरू कर देंगे, मेरी अल्लाह से दुआ है। पहला चीज, सबसे पहली चीज होती है कि मेरे पास में एडुकेट नॉलेज नहीं है, फियर ऑफ अननोन, ये सबसे बड़ा चैलेंज है करियर काउंसलर के पास में, जो नया करियर काउंसलर अपने आप को सेटअप करना चाहता है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है कि भाई वेयर टू स्टार्ट, कैसे मैं स्टार्ट करूं, भाई क्या करूं, कैसे स्टार्ट करूं, कि इसका एक सोल्यूशन हमने देने की कोशिश की है कि भैया पहले आप करियर काउंसलिंग का कोर्स ज्वाइन कर लो, किसी मेंटर के पास चले जाओ, हम आपको बताते हैं। और व्हाट इज द प्रोसेस, एक्चुअल प्रोसेस करियर काउंसलिंग का है क्या, ये मैडम ने यहाँ पर कहा, यास्मीन मैडम ने। तो ये सारी बातों को फिर हम एक एक करके देखेंगे, ताकि आपको ये पूरा एक रोड मैप दिख जाए कि भाई आपको स्टार्ट कहाँ से करनी है और आपकी एंड कहाँ पे होंगी, किस लेवल पे आपको लगेगा कि मेरा करियर काउंसलिंग का सिलेबस खत्म हो गया। सिलेबस से मेरी मुराद ये है कि भाई कब आपको लगेगा कि आपको डिग्री मिल गई करियर काउंसलिंग, 6 महीने से पहले भी आपको लग सकता है, हो सकता है। स्टेप पहला, ये जो पहला जो इश्यू है नॉलेज के डर को, कि भाई मेरे पास में उतना नॉलेज नहीं है कि मैं करियर काउंसलिंग करूं, उसको अगर हमको करना है तो ये हर स्टेप क्या करना होगा, आपको करियर काउंसलिंग की स्किल को अपने आप में इनवाइब करना होगा। सबसे पहली चीज है आपको हर जगह से मुख्तलिफ नॉलेज इकट्ठा करना होगा, जिसके लिए हम लोग एक अलग अलग हमारे लेक्चर्स लेने वाले हैं, डीप ड्राइव इन इंजीनियरिंग, मेडिसिन, कॉमर्स, आर्ट्स, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, कॉमर्स की अलग अलग फील्ड्स, डिफरेंट बोर्ड्स के ताल्लुक से इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे, ये सबसे जरूरी है। डू सम काइंड ऑफ असाइनमेंट, इससे मेरी मुराद ये है कि सबसे पहले फिर हम लोग क्या करेंगे, कोई एक असाइनमेंट ले लेंगे। तो एक बच्चे के साथ में मैं करियर काउंसलिंग शुरू कर दूं एज अ डमी, अपने रिश्तेदार को पकड़कर या अपने भाई बहन को पकड़कर या मेरे जो स्टूडेंट है उनमें किसी एक को पकड़कर, ओके। या फिर दूसरे असाइनमेंट से मेरी मुराद ये है कि मैं करियर काउंसलिंग के इंफॉर्मेशन को गैदर करके क्विक पेपर बना लूं, एक असाइनमेंट डेवलप कर लूं कि भाई मैंने डेवलप किया कि आज मैं रिसर्च कर रहा हूँ गूगल के ऊपर कि भाई सीए के अंदर या सीए की प्रोसेस क्या होता है, सीए बनने का प्रोसेस। मैंने सर्च किया कि भाई अगर किसी को बाहर जाना है, गल्फ के अंदर एमबीए करना है, तो एमबीए करने का प्रोसेस क्या होता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी को सर्च कैसे कर सकते हैं, ऐसे असाइनमेंट मैं कर सकता हूँ, वो भी एक्वायर का एक जरिया है। या ये अलग अलग फील्ड में, सारी फील्ड जो मखसूस फील्ड में करियर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, वो सारी चीज तो मुझे आनी चाहिए। अब उसके बाद में अननोन फील्ड भी बहुत सारे होते हैं, यानी जो रेयर चॉइसेस होते हैं लोगों के,
मैं रेयर चॉइसेस तक पहुंचूं और उनपे ऐसा एज एन असाइनमेंट समझ के मैं करूँ। इससे सबसे पहले स्टार्ट करने से सबसे पहले जो आसान तरीका है, मैं अपने आप से स्टार्ट करूँ। अपने आप को पहचानना, मेरा शॉर्ट एनालिसिस करना, मेरे स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स क्या क्या है, कंप्लीट असेसमेंट, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेरा एप्टीट्यूड क्या है, मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरी एबिलिटीज क्या है, अपना खुद का असेसमेंट कर लो। सबसे बेस्ट तरीका, इंसान सबसे बेहतर दुनिया को कब देखता है? जो अपने आप को अच्छा दिखता है। अगर आप दुनिया को अच्छा देखना चाहते हैं तो पहले अपने आप को अच्छा देखना शुरू कर लीजिए, क्योंकि जो इंसान अपने आप के ताल्लुक से अच्छी राय रखता है, जाहिर सी बात दुनिया के ताल्लुक से भी अच्छी राय रखेगा, उसको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। अपने आप में ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो दूसरों को भी वो डिमोटिवेटर के तौर पर साबित हो सकता है। फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स इन योर नेटवर्क, सबसे पहले कोशिश ये करें सेटअप करने के लिए, नॉलेज आपके पास में आ गया, 5 बच्चे अपने अपने एरिया के अंदर, अपने ताल्लुकात के अंदर उनको पकड़ लीजिए, उनकी करियर काउंसलिंग शुरू कर दीजिए। नहीं उसमें तकलीफ हो रही है, क्या क्या प्रोसेस करना है, मेंटर को पकड़ लीजिए। किसी एक्सपर्ट करियर काउंसलर की निगरानी के अंदर आप करियर काउंसलिंग कीजिए। शुरुआती दौर में बता रहा हूं मैं। डिस्कस विद मेंटर्स, आपको इंफॉर्मेशन मिली, आपने बच्चे का असेसमेंट किया, बच्चे का असेसमेंट करने के बाद में आप किसी मेंटर के पास में डिस्कस की कि ये इश्यूज है, आपके क्या रिकमेंडेशन हो सकते हैं, मैं क्या करूं। फिर उसके हिसाब से आप धीरे 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 लोगों को गाइडेंस करना शुरू करते हैं। इसमें इरफान में बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है। इरफान में अपने तरीके से सारा असेसमेंट कर लेते हैं, सारा काउंसलिंग का जो बच्चे की हिस्ट्री वगैरह सारी चीज ले लेते हैं। सारी चीज लेने के बाद में वो मुझे कभी कभी फोन लगाते हैं, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। फिर वो डिस्कस होने के बाद में देन ही सजेस्ट कि भाई ये सब चीजें आप लोग कर सकते हैं। ओके, फिर आप एक्सपांड करिए अपने क्लाइंटेल, यानी आप फिर अपने क्लाइंटेल को, मतलब ये 5 लोगों को बोलिए कि मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ। आपके जो कांटेक्ट में जो दूसरे लोग हैं, आपके रिलेशन में, आपके नजदीक में, आपके दोस्तों में, आप उनको बोलिए कि मेरे पास में करियर काउंसलिंग कर सकते हैं, मैं पैसे नहीं लेता हूँ। तो इस तरीके से आप फियर ऑफ अननोन, जो नॉलेज के जो फियर है उसको दूर कर सकते हैं। अपने लेवल पे नॉलेज इकट्ठा करना, अपने लेवल पे क्लाइंट को इकट्ठा करना, अपने आप की स्टडी करना, अपने आप के ऊपर टेस्ट को इम्प्लीमेंट करना, फिर गाइड करना, मेंटर की थोड़ी हेल्प लेना, 1-2 बच्चे हुए फिर 2-3 बच्चों को इकट्ठा करना, ये एक तरीका है। सेकेंड स्टेप जो है प्रोसेस, वेयर टू स्टार्ट और नो द एंटायर प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है काउंसलिंग का? काउंसलिंग का सबसे पहला प्रोसेस जो मैंने आपको कहा कि भाई एक तो आपके पास में होता है कि भाई डिफरेंट फील्ड्स का नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। अब मेन मसला क्या है, आपके पास में नॉलेज आ गया, बच्चा आपके पास में बैठा है, आपके पास में सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए? प्री काउंसलिंग। पहले काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले आप उससे रैंडमली कोशिश कीजिए कि भाई कुछ ना कुछ उसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड मिल जाए। उसके वालिद साहब क्या करते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ता है, स्कोर क्या था, अभी कहाँ पर पढ़ते हैं, कौन सी स्कूल है, क्या ग्रेड आते हैं, अभी सेमेस्टर का स्कोर क्या था, तुम्हारी हॉबी क्या है। एक मतलब इनफॉर्मल डिस्कशन में आप लोग उसको प्री काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। देन स्टार्ट बिल्डिंग द रेपो। आप रेपो बिल्डिंग करते हैं बच्चे से, अब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपका, आप बच्चे से बातचीत करते हैं, आप उसको ये बताते हैं रेपो बिल्ड करने के लिए कि आप क्या इंट्रोडक्शन देते हैं आप लोग। देखो कभी भी जो है ना, हम लोग रेपो बिल्ड, हमारी का वो रेपो बिल्ड से मुराद मेरी ये है कि उसका कहने का सारी बातों का असर मेरे पर हो जाए, सारी बातों का असर मुझ पर हो जाए और सारी बातें मुझको छू जाए दिल को, उसको कहते हैं हम लोग रेपो बिल्डिंग। रेपो बिल्डिंग से मेरी मुराद ये है, ये प्रेजेंटेशन स्किल का एक पार्ट है। किसी ने चैट में एक बहुत अच्छी बात कहा था कि प्रेजेंटेशन स्किल भी बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है, हम अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल पे आपका अबूर होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने रेपो बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि रेपो बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि मेरी उससे अच्छी रेपो है,
यानी मेरी सलमान भाई से अच्छी रेपो है, तो सलमान भाई को मैं जो बात बोलता हूँ उनके दिमाग में चली जाती है। तो कब जाती है? यहाँ पर कुछ लोग मेडिकल फील्ड से भी वाबस्ता है, तो मेडिकल फील्ड में मेरा किसी के ऊपर कॉन्फिडेंस कब होता है? जब मैं ये मानता हूँ इस बात को कि सामने वाले डॉक्टर की डिग्री अच्छी है। तो जब आप करियर काउंसलिंग वाले को बताए, तो आप अपनी रेपो बिल्ड करने के लिए पहले क्या करते हैं? अपना इंट्रोडक्शन देते, एंड दैट इंट्रोडक्शन बहुत हेवी होता है। बेहतरीन इंट्रोडक्शन आप देते हैं और अपने आप को बताते हैं कि आप इसमें अथॉरिटी रखते हैं, आपके पास में सर्टिफिकेशंस है, आपने कोर्स किया हुआ है, आपके पास में मास्टर्स है, आपके पास में वर्किंग एक्सपीरियंस है, आपके पास में अर्निंग एक्सपीरियंस है। ये सारी बातें बताते हैं। फिर बच्चा आपके साथ में कॉन्फिडेंशियल बातें भी शेयर करने के लिए गामजन हो जाता है, आ जाता है। तो रैपो बिल्डिंग दूसरा प्रोसेस, इसमें आपको अपने ताल्लुक से बातें बोलनी है, आई कांटेक्ट डेवलप करना है, उसके जैसी मिरर मैपिंग करने की है। ये हम एनएलपी के अंदर आपको बताएंगे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर, कि किस तरीके से रैपो बिल्ड की जाती है, किस तरीके से 100 बच्चे भी बैठे हुए, 1000 बच्चे बैठे हुए, सबके साथ में आई कांटेक्ट एक साथ में कैसे करें आप, बच्चे हिले नहीं, सामने आपके बच्चा जो आपसे पूरी तरीके से राजी हो जाए, कैसे आप रेपो बिल्डिंग करेंगे। उसके एनएलपी के अलग अलग मॉड्यूल्स है, बड़ी आसान लफ्जों में हम लोग उसको समझेंगे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की। उसमें रेपो बिल्डिंग या फिर कम्युनिकेशन बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकते हैं। अब बच्चा आपके पास में आया, आपने थोड़ी हिस्ट्री गैदर की है, रेपो बिल्डिंग की है। रेपो बिल्डिंग से मुराद मेरी ये है कि आपने अपने रेपुटेशन उसके सामने पेश किए, ताकि आपका फ्लो डायरेक्टली उसके दिमाग तक पहुंचे। वो कब पहुंचता है? जब डॉक्टर बहुत ही काबिलियत वाला है, अमेरिका से डिग्री करके आया हुआ है, जापान से डिग्री करके आया हुआ है, तब सिमिलरली आप अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट कीजिए उसके सामने। 360 डिग्री एनालिसिस, 360 डिग्री एनालिसिस कीजिए। फिर आप बच्चे से जब बातचीत को शुरू करें, तो आप साइकोमेट्रिक असेसमेंट करें। साइकोमेट्रिक असेसमेंट का मतलब ये होता है कि मल्टीपल डायमेंशन असेसमेंट भी कहते हैं हम लोग इसको। साइकोमेट्रिक से मेरी जनरली लोग समझते हैं कि साइकोमेट्रिक का मतलब होता है सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट, लेकिन उसका मतलब सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता है, उसमें इंटरेस्ट भी आता है, बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है, ये सब ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो मुराद हमारी ये यहाँ पर ये है कि मल्टीपल डायमेंशन साइकोमेट्रिक असेसमेंट बच्चे का आप करें। मल्टीपल डायमेंशन से मेरी मुराद ये है कि पहले आप इनपुट्स ले, उसके पेरेंट्स से भी, उसके टीचर से भी, उसकी एंटायर रिपोर्ट जनरेट करें आप, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट की रिपोर्ट ले, एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर उसके सामने रखे, या फिर ऑनलाइन जो अलग अलग रिसोर्सेस है वहां पर आप उसको दिलवाने लगाए। उसके बाद में उसकी रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट आपके हाथ में आती है, आप उसके पेरेंट्स से बातचीत कर लीजिए, मुनासिब हो सके तो उसकी टीचर से बात कर लीजिए। ये सारी बातें आपके सामने रिकमेंडेशन रेडी है। इसको बोलते हैं 360 डिग्री असेसमेंट। किसी ने कहा था कि आपको क्या नॉलेज चाहिए? साइकोमेट्रिक का नॉलेज, इंटरेस्ट टेस्ट का नॉलेज, वैल्यू टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, इनको गैदर कर। अब ये सारी बातें मुझे पता चल गई। अब वो पता चल गई तो मुझे ये पता चल गया कि उस बच्चे के साथ में क्या क्या रिकमेंडेशन मैं दे सकता हूँ, और अलग अलग रिकमेंडेशन में क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। फिर आती है बात करियर काउंसलिंग। अभी तक बात थी, पहले हम लोगों ने अचानक से उससे जो बातें लेनी थी वो ले लिए, उसके बाद में हमारा रेपोस के सामने बातचीत शुरू किए। बातचीत के दौरान हम लोगों ने उसके साइकोमेट्रिक टेस्ट लेने की कोशिश की है, इंटरेस्ट टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट की जज करने की कोशिश की है। अभी तक हमने कुछ बोलना शुरू नहीं किया है। बराए मेहरबानी इस बात को अगर आप गौर से समझे कि अभी तक आपने बोलना शुरू नहीं किया हुआ है। अभी आप सारी बातों के इनपुट्स ले रहे हैं, वो रिपोर्ट के फॉर्म में आपको मिल रहे हैं, वो सजेशंस के फॉर्म में आपको मिल रहे हैं, उसके पेरेंट्स से, टीचर्स से, उसकी हिस्ट्री मिल रही है। अब जो प्रोसेस शुरू हुआ है, अब आपका काम शुरू हुआ है करियर काउंसलिंग। फिर रिपोर्ट्स आपके पास में है, रिपोर्ट को आपने एनालिसिस किया, बच्चे को कुछ देर दिन बाद आपने बुलाया, उसकी रिपोर्ट्स आ गई, उसके रिकमेंडेशंस आ गए। ये मैं आपको बताऊंगा कि रिकमेंडेशन कैसे देखते हैं। उसके अलग अलग लोगों ने इसके ऊपर अच्छा खासा काम कर चुके हैं, हमको ज्यादा काम उसके अंदर करना नहीं है, हमको सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना होता है। फिर उसके पेरेंट्स को आप बुलाइए बच्चे के साथ में। डोंट गिव recommendation upfront, give them different
complete learning style, personality, aptitude, then based on that give why it is suitable for him, so that they can relate it and justify it. बहुत सारे लोग गलती क्या करते हो, मैंने भी बहुत सारे करियर काउंसलर को देखा हो कि करियर काउंसलिंग की रिपोर्ट आ गई, ये आपके बच्चे की रिपोर्ट है, ये बच्चा आपका इसके लिए मुनासिब कोर्सेस इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी वगैरह है, अगर वो साइंस से रिलेटेड है, अगर वो कॉमर्स से रिलेटेड है, अगर यह लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो लैंग्वेज से रिलेटेड के लिए उसको जर्नलिज्म, एमए इन साइकोलॉजी, एमए इन लैंग्वेज वगैरह वगैरह चीजें वो कर सकता है। तो ये सब देने से काउंसलर की अहमियत महसूस नहीं होती। आप उसको अपफ्रंट ना देते हुए सारी रिपोर्ट का जस्टिफिकेशन उसको दें। आपके बच्चे में पर्सनैलिटी इस टाइप की है, आसान लफ्जों में समझाइए कि इस टाइप के लोग एपीजे अब्दुल कलाम है, फला फला टाइप 16 टाइप की पर्सनैलिटीज होती है, फला फला टाइप्स के लोग साइंटिस्ट बनते हैं, इसकी एग्जांपल्स ये है, फला फला टाइप्स के लोग रिसर्चर बनते हैं, इसकी एग्जांपल्स ये है, फला फला टाइप्स के लोग क्रिकेटर बनते हैं, उसकी एग्जांपल ये है। ये सारी बातें आप उनको समझाए। बच्चे का लर्निंग स्टाइल का क्या है, बच्चा ऑडिटरी लर्नर है, विजुअल लर्नर है, साइकोमेट्रिक, आपका अलग अलग तरीके के जो लर्नर्स होते हैं वो कौन सा लर्नर है, उसमें कौन कौन सी मल्टीपल इंटेलिजेंस है, इस सारी बातों को आप बच्चे की एक्सप्लेन करते जाए। फिर एक्सप्लेन करने के बाद में आप रिलेट करें उसको, आप आपके बच्चों के लिए ये है। देन कंक्लूड द सेशन, काउंसलिंग कंक्लूड करिए आप उसको, ये सेशन। आप काउंसलिंग को टर्मिनेट करना या कंक्लूड करना सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि मैंने करियर काउंसलिंग किया, ये रिजल्ट आए, रिजल्ट आने के बाद में एक्सप्लेनेशन दिया और उसको अपफ्रंट नहीं, अपफ्रंट के और एक स्टेप मैंने दिया, एक्सप्लेन भी किया और ये चीजें बता दिया। अब उसके बाद में डीपर एनालिसिस क्या होता है करियर काउंसलर का, जो आज के दौर में बड़ी बड़ी कंट्रीज में शुरू हुआ है, हम उसको यही अपनाते हैं। हमारे पास में तो मिसाल आ गई ना भाई, अमेरिका ने जॉब से शुरू किया और अभी वन डायमेंशन, पर्टिकुलर डायमेंशन पे आया। हम आज सारी चीजें करेंगे इंशाल्लाह। तो आप उसको शॉर्ट टर्म प्लान बताइए कि पर्टिकुलर फील्ड में जाएगा तो शॉर्ट टर्म के अंदर इतने चीज के बाद में पर्टिकुलर चीज ये कर लेगा, तो उसका लॉन्ग टर्म प्लान ये है। 10 साल तक का अगर किसी इंडस्ट्री में डिजाइन इंजीनियर रहता है तो वह बाद में प्रोडक्शन मैनेजर बनता है, बाद में जनरल मैनेजर बनता है, बाद में 10 साल बाद उसका ये एम होना चाहिए, 10 साल बाद में वो इस सेक्टर में काम करना चाहिए, इस लेवल पे चले जाना चाहिए। ये सारा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के प्लानिंग के सारी चीजें आप बता दें उसको। या फिर वो जो उसका एप्टीट्यूड का जो रिजल्ट आया है उसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म कोर्सेज कौन से अवेलेबल है। सपोज किसी को डॉक्टरी में इंटरेस्ट है फॉर एग्जांपल, तो भाई उसका एप्टीट्यूड लेकिन खराब है, तो भाई आप उसको पैरामेडिकल कोर्सेज बोल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, इस्तेदाद नहीं है, कैपेबिलिटी भी नहीं है, एबिलिटीज भी नहीं है, तो यू कैन सजेस्ट दिस कोर्सेज फॉर हिम। तो ये इस तरीके से काउंसलिंग का सारा प्रोसेस होता है। अब आप मेरे को एक ब्रीफ कोई कीजिए कि किन किन चीजों का नॉलेज आपको एक्वायर करना है, कोई एक। हेलो, कोई एक इरफान में बोल रहे हैं जी। जी, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपसे सीखा है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, कि मार्केट में भी कौन से कोर्सेज का ट्रेंड चल रहा है, इंजीनियरिंग में कौन से करियर ओरिएंटेड कोर्सेज है, और इंजीनियरिंग और मेडिकल छोड़कर जो अभी एक ट्रेंड जो नया बीसीएस एमसीएस का आया है, उसी के साथ अब्रॉड कोर्सेज का ट्रेंड का पता होना जरूरी है। मैं इस पीपीटी के ताल्लुक से इरफान में, मैं इस पीपीटी के ताल्लुक से बोल रहा हूँ कि इस पीपीटी के बाद में मुझे कंक्लूड कीजिए आप कि हमको अगर अभी करियर काउंसलर, आज तो मैं आपको सब बताने वाला हूँ कि एक ही लेक्चर है, ऐसा नहीं है, हमको किन किन बातों को सीखना है। हमको तो ए टू जेड सब आपसे सीखना है क्योंकि प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये हो रहा है कि जैसे आपने कहा कि एक डर जो होता है कि कहीं हमसे कुछ गलत काउंसलिंग ना हो जाए, और अगर हम अभी स्टार्ट करेंगे, अभी आपसे कोर्स लेकर भी स्टार्ट जब करेंगे, तो भी जब पेरेंट्स आते हैं तो सबसे पहला सवाल जो मैं भी फेस करता हूँ बार बार के, इससे पहले आपने कितने एडमिशन कराए, कहाँ का कराए, Exactly. या फिर करियर के जब एडमिशन से रिगार्डिंग आते हैं, लेकिन करियर से रिगार्डिंग जो आते हैं तो उनका पहला सवाल ये होता है कि इसमें स्कोप कितना है, Exactly. या फिर सैलरी कितनी है। पेरेंट भी सवाल पूछ रहे और स्टूडेंट भी पूछ रहे। तो हमें सबसे पहले सर के
ट्रेंड का जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के साथ में वो नॉलेज करियर ओरिएंटेड जॉब, ये नॉलेज हमको आपसे सीखना है और जी, उसी के साथ में जो बदलता ट्रेंड को हम किस तरह से पेरेंट्स को बता सके, ये भी जरूरी है जी जी सबसे पहले। जी जी। ये तो एक बात पिछली पीपीटी के ताल्लुक से आपने बोले, मैं इस पीपीटी के ताल्लुक से बताने की कोशिश ये कर रहा था कि वो सब हमारा पहले चीज में कवर हो गया, हमको जितनी चीज कवर करनी थी हमने कर ली है। उसके बाद में टेक्निकलिटी के अंदर हमको क्या क्या चीज सीखना है, हमको हमको रेपो बिल्डिंग कैसे करी जाती है, अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा प्रेजेंटेशन, और उसके बाद में हमको साइकोमेट्रिक टेस्ट और डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट का असेसमेंट कैसे करते हैं उसकी पढ़ाई करनी है। करियर काउंसलिंग के अंदर डूज एंड डोंट्स अभी हमने देख लिए सब, कैसे अलग अलग कोर्सेज को रिलेट करते हैं और उनमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है, दैट्स डिफरेंट। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट, 360 डिग्री एनालिसिस, रेपो बिल्डिंग, दैट इज द टेक अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशंस। ओके, उसके बाद में आपको क्या करना है कि उसको 10 साल का गोल आपने दिए, शॉर्ट टर्म कोर्सेज बताए, लॉन्ग टर्म कोर्सेज बनाए, फिर उसके बाद आपको छोड़ना नहीं, फिर उसका पीरियडिक फॉलोअप कीजिए आप, वक्तन फौक्तन हफ्ते में, 1 महीने में, 2 महीने में, या 6 महीने में, या 1 साल बाद उसका सेशंस ऑर्गेनाइज कीजिए आप। ओके, वो होने के बाद जो करियर काउंसलर करते नहीं है, प्रोफेशनली बात बता रहा हूँ आपको, मैं ये आपने आपको लॉन्च करने के बाद में आप टेस्टिमोनियल लीजिए उसका, और टेस्टिमोनियल लेकर सिर्फ उसका आपने तारीफ कर दिया आपकी, वो छोड़िए ना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है इस करने में, आप उसकी तारीफ मत सुनिए। तारीफ के बाद में आप अपनी वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट ना बन सके तो गूगल माय बिजनेस पे आपका अकाउंट बना लीजिए, और भाई रिव्यू वो वहां पर आके दीजिए, आपका टेस्टिमोनियल वहां पे दीजिए, या आपका वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे भेजिए, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा कि मुझसे क्या फायदा हो। ओके, और गेट रेफरेंस होने के बाद में आप रेफरेंस, ये काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस मैंने आपको एक शॉर्ट बता दिया अब, लेकिन ये सारी चीजों को हमको धीरे 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 सीखना है। ये पूरा रोड मैप होता है करियर काउंसलिंग का, हमको नॉलेज इकट्ठा करना है, डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठा करना है, डिफरेंट प्रोसेसेस को जानना है, हमको हमारा कम्युनिकेशन स्किल, रेपो बिल्डिंग डेवलप करना है, बच्चे से बातचीत कैसे करे, बच्चा हमारे सामने सारी बातें को खुल के कैसे बताए, उसके टेस्ट वगैरह लेना है, हमको साइकोमेट्रिक टेस्ट लेना है, मल्टी डायमेंशन लेना है, इसमें इंटरेस्ट वगैरह क्या होता है बताता मैं आपको, इंटरेस्ट टेस्ट, वैल्यू टेस्ट लेना है, उसकी रिपोर्ट गैदर करनी है, रिपोर्ट गैदर करने के बाद में रिकमेंडेशंस देखना है, रिकमेंडेशन के प्रोस एंड कॉन्स को हाईलाइट करके फिल्टर कर कर पेरेंट को बुलाना है, उसके सामने सारी बातों को जीरो से स्टार्ट करना है, बच्चे की लर्निंग स्टाइल से, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट से लेकर एबिलिटी तक, और रिलेट करके पेश करना है लास्ट में, ये ऑप्शंस अपने बच्चे के लिए सुटेबल है। अब इसके ये कोर्सेज अवेलेबल है, शॉर्ट टर्म वाले, लॉन्ग टर्म वाले ये अवेलेबल है, और इसके 10 साल में ये गोल होना चाहिए, 12 साल में ये गोल होना चाहिए, ये सारी चीज। अब इसमें जो दूसरी चीज मैं बताया था कि जो सबसे बड़ा काम यहाँ पर था, जो आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आप मेरे पर थोड़ा भरोसा कीजिए, ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारा काम कर दिया है, अलग अलग लोगों के अलग अलग एप्टीट्यूड टेस्ट के पेपर्स भी अवेलेबल होते हैं, एक आला दर्जे पे हम हमारा साइकोलॉजी में अगर कमांड बढ़ता है तो हम हमारा भी डेवलप कर सकते हैं, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है, उसके रिजल्ट आते हैं, उसके इंटरप्रिटेशन के बाद में कोरिलेशन भी आ जाता है, कौन कौन से रिकमेंडेशन हो सकते हैं, ये सारी बातें आ जाती है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होता है बच्चे को असेसमेंट करने का, ढांपने का जो थेरीज होती है, वो साइकोमेट्रिक थेरीज कौन कौन सी यूज होती है करियर काउंसलिंग में, वो देखेंगे हम लोग। अगर बच्चे की करियर की पर्सनैलिटी को आपको भापना है तो कार्ल जंग की थेरी है, ये आप नोट कर लीजिए कि कार्ल जंग की एक थेरी है, जो आप पढ़ लेंगे तो आपको करियर की पर्सनैलिटीज कैसी अलग अलग होती है उसके बारे में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। करियर की पर्सनैलिटी को भापने के लिए मैं इससे पहले भी मेयर्स एंड ब्रिक की जो टेक्निक है, वो थेरी, एमबीटीआई थेरी जो होती है, जिसको माँ बेटियों ने एक थेरी इजाद की जिसमें 16 तरीके की पर्सनैलिटीज होती है, उसका कंटेंट हम आपको बताएंगे कैसा होता है, अलग अलग पर्सनैलिटी के कॉम्बिनेशंस कैसे होते हैं। तो वो अगर आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि बच्चों की पर्सनैलिटी को कैसे नापना है। यानी अगर आपको बच्चे की पर्सनैलिटी को जज करना है, समझना है, तो आपको कार्ल जंग की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, वो हम आपको बताएंगे, एमबीटीआई थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, टेम्परामेंट थ्योरी ये तीसरी थ्योरी है, वो आपको समझना पड़ेगा, बिग 5 थ्योरी है,
उसके बाद में 16 पीएफ थ्योरी है। इसमें ये 5 थ्योरी जो है आपको करियर काउंसलिंग में पढ़ना है, सॉरी करियर पर्सनैलिटी में पढ़ना है। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि बच्चे की एक्चुअल में पर्सनैलिटी क्या है। नॉर्मली हम लोग पर्सनैलिटी इंटरव्यू के जरिए कैसे जज करते हैं। मेरे पास में कोई बच्चा आया, जबरदस्त कम्युनिकेशन लग रहा है, तो भाई हमारे भी एक साहब थे, वो बोलते थे भाई अरे वाह क्या इंग्लिश है यार इसकी, इंग्लिश है, हाँ तू जर्नलिस्ट बन जाएगा। अच्छा, बच्चे में कॉन्फिडेंस अच्छा है तो फला फला चीज कर लेगा। भाई आपका कयाद जो है अपनी जगह, आप कयाद कीजिए, एक्सपीरियंस के जरिए आपको आता है। बहुत सारे लोग तो बातचीत करके समझ जाते हैं कि कितना सामने वाले में टैलेंटेड है, टैलेंट घुसा हुआ है वो। लेकिन जब हमारे पास में थेरीज अवेलेबल है तो हम थेरीज का इस्तेमाल करें, उसमें एक एक पॉइंट के जरिए उसको इंटरप्रेट करके पर्सनैलिटी बता दे कि भाई इसकी पर्सनैलिटी फला फला है, ENTG है, ENFA FJ है, वगैरह वगैरह। ये टर्मिनोलॉजी हम बाद में पढ़ेंगे। टेम्परामेंट कैसा है उसका, ये अलग अलग थ्योरी। इसमें सबसे अच्छी थ्योरी जो मुझे लगती है वो MBTI थ्योरी है। बड़ी आसान है और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग उससे पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। दूसरी चीज जो साइकोमेट्रिक में जरूरत पड़ती है, बच्चे की पर्सनैलिटी के अलावा बच्चे का करियर इंटरेस्ट, उसका कौन से करियर में इंटरेस्ट है। जैसे कि कोई बच्चों से पूछा जाता है तुमको क्या बनना है, तो बच्चा मोटी मोटी चीज बता देता है, साइंटिस्ट बनना है, या डॉक्टर बनना है, या फिर विराट कोहली बनना है, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए जॉन हॉलैंड की एक थियरी है जो हमको पढ़नी है। उसके बाद में तीसरी जो चीज है वो होती है बच्चे का इंटरेस्ट आ गया हमारे सामने अभी। अब बच्चे का लर्निंग स्टाइल, किस तरीके से वो सीखता है, किस तरीके से वो बातों को समझता है। तो VAK और VARK थ्योरी है फ्लेमिंग की, ये भी एक मशहूर थ्योरी है। उससे हमको पता चल जाएगा कि बच्चा की प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल कैसे है। बच्चे को वीडियोस के जरिए समझ में आसानी से आता है, या फिर बच्चे को सुनकर अच्छा आता है, स्टोरी से अच्छा आता है, फीलिंग्स के जरिए आता है, वगैरह वगैरह। चौथा जो साइकोमेट्रिक्स का मल्टीपल डायमेंशनल अप्रोच है वो है स्किल्स एंड एबिलिटीज। देखो, आप लोगों ने अभी तक जो सुना होगा ना कि भाई करियर काउंसलिंग में साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होता है मल्टी डायमेंशंस नहीं होता है, एक ही होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट। लोग एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, जैसा कि पिछले कुछ जमाने पहले कल चाचनी भी हुआ करता था। कल चाचनी का एक टेस्ट होता था, वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता था। इसमें कुछ एप्टीट्यूड के केस, कुछ पर्सनैलिटी के टेस्ट मुलविस करके आपके सामने पेश कर दिया जाता था, उसके हिसाब से रिकमेंडेशन होता था, ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हुआ करता था। तो स्किल और एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए उसके अलग अलग क्वेश्चंस उसको हम लोग देते हैं। उसके लिए ये थोड़ा एप्टीट्यूड टेस्ट डेवलप करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। इसीलिए हार्वर्ड गार्डनर की एक मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, जिसमें वो कहता है कि 9 अलग अलग तरीके की जहानत बच्चे में होती है। वो अलग अलग जहानत में एक होता है कि उसकी सॉरी विजुअल होते हैं कुछ बच्चे आपके कैनेस्थेटिक होते हैं, कुछ बच्चे आपके आर्टिस्टिक होते हैं, कुछ बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, वो अलग अलग फील्ड होती है। तो कुछ लोग बच्चे मैथमेटिशियन टाइप के होते हैं। तो ये 8 अलग अलग तरीके की उसने जो काबिलियत बताई भी है, और उसमें नवी मल्टीपल इंटेलिजेंस में ऐड हुई है इमोशनल इंटेलिजेंस, वो भी एक तरीके की इंटेलिजेंस होती है, वो एक तरीका है। उसके बाद में डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट DAT करके इसके क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाते हैं बाकायदा, आप बच्चे को दे, उसके बेस के ऊपर उसने अपनी काबिलियत के हिसाब से एप्टीट्यूड टेस्ट डेवलप किया हुआ है, उसके क्वेश्चन के आंसर भी आपको देते हैं, वो आपको कुछ पैसे के अंदर मिलता है मार्केट में, DAT टेस्ट बोलते हैं उसको। और अभी अक्सर जो अच्छा चलता है, जो लोग इसको अच्छा कहते हैं, वो होते हैं DBTA, डेविड्स बैटरी ऑफ डिफरेंशियल एबिलिटीज। ये एक आसान तरीके से इसकी क्वेश्चंस मेरे पास में हैं, ये टेस्ट हमने एक जमाने के अंदर खरीदा था। तो ये एक टेस्ट होता है। तो उसके बाद में इमोशनल क्वेश्चन और इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर प्रोफेशनल, ये आज के जमाने में नया ऐड हुआ है। तो किसी बच्चे को अगर आपको नापना है तो इन 5 नुकात के जरिए आप नाप सकते हैं। उसकी शख्सियत कैसी है, वो उसका शौक क्या है, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, भाई वो तैर पाएगा या नहीं पाएगा, उसकी एबिलिटीज क्या है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश वगैरह में उसकी महारत कैसी है, इमोशनल। अब ये सारे टेस्ट करने के बाद में आपको
समझ में आ जाता है कि बच्चे की टेस्ट। तो ये सारी चीजें हमको इनमें से जो जो मुफीद चीजें हमको सीखनी है ताकि हम साइकोमेट्रिक टेस्ट को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। समझे आप? और एक गोल्डमैन्स की 5 एलिमेंट थ्योरी है। तो एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, लर्निंग स्टाइल, इमोशनल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसको नापने के डिफरेंट तरीके अवेलेबल है। इसको कहते हैं हम लोग मल्टीपल डायमेंशन साइकोमेट्रिक टेस्ट। कुछ लोग सिर्फ इंटरव्यू लेते हैं, वो भी गलत नहीं है। कुछ लोग सिर्फ एप्टीट्यूड लेते हैं, वो भी गलत नहीं है। लेकिन हमारे पास में बेहतरीन तरीके से एक बच्चे का एनालिसिस हो जाए ताकि वो हमारे रिकमेंडेशन पे गलतियां ना करे आगे, इसलिए हम लोग मल्टीपल चीजों को साथ में लेकर, अलग अलग पहलुओं को साथ में लेकर साइकोमेट्रिक टेस्ट करता है। उसकी पर्सनैलिटी टेस्ट बहुत से लोग नहीं देखते, ना देखे वो उनका रवैया है, हम देखने की कोशिश करें। 3 स्टेप्स के अंदर होते हैं। इंफॉर्मेशन गैदर करना, नॉलेज आपको कितना है, और डिसीजन टेकिंग टू फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल करियर पाथ। यानी आपने क्या किए, सारे टेस्ट लिए, सारे टेस्ट लेने के बाद में अपना नॉलेज लगाए, सारी चीजों को कोरिलेट किए, और कोरिलेट करने के बाद में आपने एक डिसीजन पे कंक्लूड किए कि बच्चे के लिए फला फला चीज सुटेबल है। ये 5 डायमेंशंस क्या होते हैं? करियर, पर्सनैलिटीज, हु एम आई, बच्चा क्या है, ज्यादा बोलने वाला है या कम बोलने वाला है, इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है। करियर के इंटरेस्ट, मैंने पहले कहा आपको, उसके करियर मोटिवेटर क्या है, यानी किन चीजों से प्रभावित होता है। क्रिकेट देख के प्रभावित होता है, नए नए गेम्स देख के प्रभावित होता है, किस चीज से वो उसको लुभाते हैं चीज में। उसका खुद का लर्निंग स्टाइल क्या है, उसमें खुद में एबिलिटीज क्या है। ये सारे 5 पहलुओं के बेस पर करियर काउंसलर क्या करता है, ये सारी चीजों को, इंफॉर्मेशन को क्या करता है, 3 स्टेप में काम करता है। 5 डायमेंशंस के सारे नॉलेज को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद में अब उसका कोर्स स्टार्ट होता है। यानी अभी तक सब बच्चा कर रहा था, बच्चे से आप बातचीत कर रहे थे, पर्सनैलिटी जान रहे थे, उसके इंटरेस्ट पूछ रहे थे, उसको पेपर देके उससे एप्टीट्यूड टेस्ट ले रहे थे, उसकी लर्निंग स्टाइल जानने की कोशिश कर रहे थे। सारी चीजों का इंफॉर्मेशन आपके पास में आ गई। अब इस इंफॉर्मेशन को आप क्या कर रहे हैं, आप यूज करते हैं उसको। कुछ लोग सिर्फ एक ही इसको यूज करते हैं, कुछ लोग इसके बाद भी और एक इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, और सारी चीजों में कंक्लूजन करते हैं, और बाद में फिर हमारी करियर काउंसलिंग खत्म हो गई। जज़ाकल्लाह खैर, आज के लिए इतना चीज थी। अब हम लोग, आपके जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे इस चीज के ताल्लुक से, तो आप पूछ सकते हैं। मुइन मैम, एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, या आप तक हो जाइए। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर। जी आवाज आ रही है? जी, आ रही। Sir, there are so many fields, like endless field I can say are there in career counseling के एक एक करियर की गाइडेंस ले, एडमिशन की इंफॉर्मेशन ले, बहुत सारी चीजें। तो ऐसे मेन फोकस किस चीज पे होना चाहिए? व्हाट इंफॉर्मेशन वी शुड गैदर मोर? मेन फोकस में अभी बरवक्त में क्या होता है कि एक होती है कि मोस्ट प्रिफर्ड फील्ड, और एक होती है कि लेस प्रिफर्ड फील्ड, या फिर जो तारे जमीन पे जो बच्चे जैसे होते हैं वैसी वाली फील्ड। तो आपको पहला काम क्या करना है, जो सब कर रहे हैं वो आपको आना चाहिए। आप कोई भी चीज का उसूल, मेरा एक इसको निशानदेही कर ले, इसको दिमाग में बैठा ले कि अगर आपको दुनिया में एक्सीलेंस हासिल करना है किसी भी फील्ड के अंदर, तो आपको उस फील्ड में जाने के बाद में एक चीज सबसे पहले ख्याल करनी है कि जो सब कर रहे हैं, आई हैव टू लर्न द थिंग्स दैट ऑल अदर्स आर लर्निंग। तो पहले जो मैंडेटरी जो ट्रेडिशनल कोर्सेस है, जैसे इंजीनियरिंग, मैक्सिमम लोग उसमें जाते हैं, मेडिकल, उसके बाद में सीए, कॉमर्स, बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह, ये जो मखसूस 8-10 कोर्सेज जिसमें ट्रेडिशनल कोर्सेज में हमारे बच्चे जाते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग के लिए आप इन्हीं का प्रोसेस जान ले, वही काफी। अब फिर आगे शुरू होता है, नाउ आई गॉट द इंफॉर्मेशन एंड आई गॉट द नॉलेज व्हाट अदर्स आर लर्निंग। जो लोगों को सीखते लोग, वो मेरे को आ गया। अब मुझको क्या करना है, अब मुझको वो हासिल करना है। अगर मुझे एक्सपर्टाइज बनना है तो मुझे वो भी आना चाहिए जो दूसरों को नहीं आना आता। दैट विल क्रिएट
माई इमेज एज अ यूनिक पर्सनैलिटीज लाइक। फिर आप अलग अलग पहलू के बारे में इनिशियली आप ट्रेडिशनल कोर्सेज के बारे में ही जाए, वो मखसूस कोर्सेज में आपको बता दिया, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, फार्मेसी के लिए एक ही टेस्ट होता है, या कुछ अलग एग्रीकल्चरल फील्ड होती है आपकी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी इंजीनियरिंग होता है उसके अंदर, या फिर आपका मेडिकल के लिए मखसूस अलग अलग कोर्सेज के लिए एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता है, बीए बीएससी का अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग प्रोसेस होता है, ऑनलाइन प्रोसेस वगैरह। तो अपने जो मुकामी लेवल के ऊपर जहाँ आप गाइड कर रहे हैं, आप पुणे में रहते हैं तो पुणे यूनिवर्सिटी का बीए का, बीएससी का, बीए का एक ही साथ में प्रोसेस होता है, आप वो गैदर कर सकते हैं। तो मोटा मोटा नॉलेज ये 3-4 फील्ड का आपको पहले लेना है, फिर आपको अलग अलग चीजों पे जाना। We should know about the college admission seats, all the information about it. देखो ये तो एंडलेस फील्ड है। यही बता रही हूँ सर मैं कि if you count this what field, people expect from us if we are पहले career counselor. इनिशियल स्टेज में लोग आपको चाहते हैं कि आप लोग उनको इनिशियल लेवल के ऊपर गाइडेंस प्रोवाइड, यानी पहले आप उनको पहले करियर ऑप्शंस के बारे में मोटा मोटा बता दें जितना आपको मालूम है, ये स्कूल के अंदर करियर काउंसलिंग होती है। फिर अगर आप कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में आपकी करियर के एक्सप्लोरेशंस होते हैं कि कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स, इसमें मोटे मोटे डायमेंशंस कौन कौन से होते हैं। मोटे मोटे डायमेंशंस क्या है, तो बीए करेगा बच्चा, बीएससी करेगा या फिर इंजीनियरिंग करेगा, तो आप पहले उनके बारे में ले लीजिए। फिर जैसे जैसे आपका एक्सपर्टाइज बढ़ता है, कहीं आप अटकते हैं तो मैंने आपको बताया कि मेंटर से, एक्सपर्ट से आप राय ले, मशवरा ले। भाई रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा एक दिन रुक जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपका एक्सपर्टाइज एक दिन में रॉकेट साइंस के जैसे नहीं आएगा, और ये रॉकेट साइंस जैसा कोई भी करियर काउंसलर नहीं होता है। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आपने पहले से तय कर लिया कि मुझे मेडिकल करियर काउंसलर बनना है, तो आप मेडिकल करियर काउंसलर के शुरू से लग जाइए। आपको इंजीनियरिंग का बनना है तो इंजीनियरिंग में लग जाइए, अगर आपको स्कोप उसमें लग रहा है तो। लेकिन इनिशियली आपको ट्रेडिशनल कोर्सेज पे जाना है, फिर आपको लेस प्रिफर्ड कोर्सेज के ऊपर धीरे धीरे जाना है। दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं ऑर्डिनरी लोग और एक होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग। ऑर्डिनरी लोग होते हैं जिनका रोजी रोटी चलती है, बहुत सारे मिस्त्री होते हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, कारीगर होते हैं, बहुत सारे प्लम्बर्स होते हैं, लेकिन वो काम कर लेते हैं। कुछ प्लम्बर्स होते हैं जिनके रेट बहुत ज्यादा होते हैं, वो क्या, वो महारत हासिल करते हैं, वो धीरे धीरे महारत आती है, आपको 6 महीने में इंशाल्लाह वो धीरे धीरे आएंगे। ठीक है इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन स्टार्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू स्टार्ट। इसमें पहला प्रोसेस आपका इंटर होना, सीखना। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आपको लोगों की हेल्प करने में इंटरेस्ट है तो ग्रेजुअली धीरे धीरे सीख जाते हैं आप। हमको भी कुछ बहुत सारी चीजें पता नहीं थी, बहुत दिनों बाद पता चला था कि साइकोमेट्रिक नाम की चीज भी होती है, पर्सनैलिटी की चीज भी होती है, टेस्ट भी होता है, धीरे धीरे पता होता है। जब तक आप अपने लेवल पर, नॉर्मल लेवल पर, ग्राउंड पे जिससे काम करते काम शुरू कीजिए, सेशंस लेना शुरू कर दीजिए। सेशंस में आपको जरूरत नहीं पड़ती है कि कोई आपसे ऐसे सवाल पूछ ले, सेशंस लेना तो शुरू कर सकते हैं आप, मोटी मोटी बातें तो बताना शुरू कर सकते हैं, बच्चों के विजन के बारे में, गोल के बारे में, अलग अलग सपने दिखाने के बारे में बोलना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए कोई बड़ी बात, नॉलेज की जरूरत नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। और कोई है, कोई सवाल पूछना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, वसीम सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने और बहुत अच्छा लेक्चर रहा आपका, जज़ाकल्लाह सर, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया सर। कि आपने पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में जो कहा, जी। जितने भी सारे हैं, तो ये तो सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, हर एक के लिए भी कर सकते हैं। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि भाई आप इसको महदूद मत समझिए कि ये करियर काउंसलिंग का कोर्स है। हर इंसान को, सपोज फॉर एग्जांपल डॉक्टर अकील शाह है, सर प्रिंसिपल है मंसूरा कॉलेज में और मेरे उस्ताद भी है, और अभी मुझे उन्होंने इज्जत बख्शी है मेरे कोर्स में एडमिशन लेकर। तो एक्चुअल में क्या होता है, आप सर की कंडीशन ले लूं मैं कि सर प्रिंसिपल है, अब वो सामने वाले से जब हम बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत के पहलू से समझ जाना कि इसकी पर्सनैलिटी क्या है। तो आपके ट्रांजैक्शन के अंदर, आपके बिजनेस में, आपके डे टू डे चीजों के अंदर, अरे भाई आपकी अज़दुआ की जिंदगी के अंदर आपको पता चल जाएगा कि मेरी बीवी क्या है, मेरी बीवी से मेरा झगड़ा क्यों हो रहा है,
मेरी बीवी से मेरा झगड़ा क्यों हो रहा है? भाई मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरी बीवी की पर्सनैलिटी ये है। जब आपको पर्सनैलिटी, आपका बच्चे से बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, मेरे बच्चे की पर्सनैलिटी 16 पर्सनैलिटी में मेरे बच्चे की पर्सनैलिटी ये है, मेरी पर्सनैलिटी ये है, मेरी बीवी की पर्सनैलिटी ये है, इसीलिए तो मेरी बीवी से शायद मेरी जम नहीं रही है। ऐसे लोगों को ये पसंद होता है, तो मैं ऐसा करूंगा तो मेरी बीवी जो है शायद मुझसे झगड़ा करना कम कर दे। मेरे बॉस की पर्सनैलिटी ये है, आप ENCJ, ENFG, आप इस तरीके से INFG, आप, ये मैं आपको टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ, जब आप उसको हम लोग सीखेंगे ना तो पता चलेगा कि ये पर्सनैलिटी के नाम होते हैं। तो आप लोगों को उनके नाम से नहीं, अरे यार अकील सर तो ENFJ है, वसीम सर जो है ENJP है, आप इस तरीके से लोगों को इवेल्युएट करेंगे और उसके पीछे आपको पूरा उसका खाका पता चलेगा कि ऐसे लोग की चॉइस क्या होती है, ऐसे लोगों को कौन सी बात अच्छी लगती है, ऐसे लोग कैसे सोचते हैं। तो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी करियर की एडवाइस देने के लिए, एजुकेशन स्टूडेंट की लाइफ, सारी चीजों के अंदर ये कारगर साबित होता है आपका MBTI और पर्सनैलिटी टेस्ट। अकील शाह सर। जी सर। और कोई है हमारा साथी जो कोई सवाल पूछना चाहेगा? वी हैव इनफ टाइम। अस्सलाम वालेकुम सर। नाजिया मैम जी बोलिए। सर मैं चाहती थी कि आप अगर हमको एक असाइनमेंट अभी दे देते कि एक हफ्ते तक आपको क्या काम करना है, किस तरह का नॉलेज गैदर करना है, तो हम सभी थोड़ा थोड़ा गैदर करते और फिर हमारा एक ग्रुप डिस्कशन, अगर आपके लास्ट यानी नेक्स्ट लेक्चर में अगर हमारा लास्ट में एक छोटा सा ग्रुप डिस्कशन हो जाता तो नॉलेज और इंक्रीज हो जाता। जी जी, मैं अभी आपको एक चीज पर आगे छोड़ा, जैसा हम सिलेबस से जैसा गुजर रहे हैं, अभी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो होने वाला है करियर एक्सप्लोरेशन के ऊपर। यानी आप हम लोग शुरू करें, हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा हो करियर इन मेडिकल, करियर इन इंजीनियरिंग। तो आप दो चीजें ले लीजिए, करियर इन मेडिकल और करियर इन इंजीनियरिंग। ये दो चीजों के ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए कि इंजीनियरिंग के अंदर कौन से बच्चे जाते हैं, कौन सा प्री रिक्विजिट नॉलेज लगता है, और मल्टीपल ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म कोर्सेज अवेलेबल है, इनके एडमिशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं महाराष्ट्र में, टॉप कॉलेजेस इंडिया में कौन से, अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से, ये आप इंफॉर्मेशन सब चीज गूगल पे अवेलेबल है, आप इसको लेकर आइए इंशाल्लाह। ये आपका असाइनमेंट है। जी जज़ाकल्लाह सर। आप उसके नुकात समझे, आप उसके कौन से बच्चे जा सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसमें उसके कौन से कोर्सेज के डिफरेंट शॉर्ट टर्म कोर्सेज अवेलेबल कौन से, लॉन्ग टर्म कोर्सेज अवेलेबल कौन से है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, ओके, टॉप कॉलेजेस कौन से है, और हमारे आसपास में कॉलेजेस कौन से है, आपके एरिया में कौन से कॉलेजेस अच्छे, ये अलग अलग कोर्सेज के ताल्लुक से आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, एक वर्ड की फाइल बनाइए, वहां पर डेटा कंपाइल करके कॉपी पेस्ट कीजिए और वो कर एक फाइनल फिगर करके यहाँ पर लगाइए। जी सर, थैंक यू सर, इंशाल्लाह वी विल डू। वेरी इजी, ऑल थिंग्स आर अवेलेबल आपके पास में। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा रिसोर्स दिया हुआ है, आप बहुत ही बेहतरीन दौर के अंदर है जहां पर आपको अल्लाह ने गूगल जैसे साथी, यूट्यूब जैसे साथी दिया हुआ है, वो आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। जी, और कोई हमारा साथी है जो जुड़ना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अल्तमश सर, ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्तमश भाई के इंटेलेक्चुअल से मैं बहुत प्रभावित हुआ। बोलिए अल्तमश सर। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया। आपके वीडियो देखा सर मैंने, ये मैं जी जी आज के जो आपके पॉइंट्स थे मैंने नोट डाउन करने की कोशिश तो किया हूँ। जो आपके पीपीटीज थे उसके स्क्रीनशॉट्स मिल सकते हैं ग्रुप में सर? स्क्रीनशॉट नहीं भाई, मैंने कमिटमेंट पहले आपको दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट नहीं मिलेंगे किसी को, बाकायदा की से पूरी पीपीटी सबको शेयर की जाएगी। अच्छा जी जी दूसरी बात यह है सर, एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में, ये जो नो द प्रोसेस वाला था अपना, हाँ, नो द प्रोसेस में हम स्टूडेंट के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री जान रहे हैं, उसका बैकग्राउंड मालूम कर रहे हैं, है ना, फिर रैपो बिल्डिंग होकर उसके बाद हम 360 एनालिसिस भी कर रहे हैं इसमें।
नेक्स्ट इसमें हम करियर काउंसलिंग को लेकर उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका एप्टीट्यूड कैसा है, उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। जी जी तो क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये हो रहा है सर कि ये जो जिस एज में हमारे पास बच्चा आएगा, एडोलेसेंस वाला जो एज होता है 13 या 15 वाला, जी तो कभी ऐसा भी हो सकता है इसमें कि उसमें हम कोई डिसीजन उनको बात करें पेरेंट्स को कि ये बच्चा इस कोर्स के लिए, पर्टिकुलर फील्ड के लिए ओके है, जी लेकिन लेटर ऑन उसका इंटरेस्ट चेंज हो जाए या फिर लेटर ऑन उसकी जैसा अपब्रिंगिंग में कोई चेंज आ जाए, इन्वायरमेंट में कोई चेंज आए, तो उसका इंटरेस्ट चेंज होने की वजह से वो करियर स्विच भी तो कर सकता है। मे बी इस पॉसिबिलिटी। कॉन्टेक्स्ट में जी 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 नहीं, पॉसिबिलिटी हो सकती है अर्ली स्टेज में अगर कोई आता है ना, तो जी। अर्ली स्टेज में और करियर काउंसलिंग में एक चीज आप देख लीजिए कि करियर काउंसलर कभी भी एक ऑप्शन नहीं देता। करियर काउंसलर जो आपके एप्टीट्यूड या जो पर्सनैलिटी निकलती है ना, तो उससे जो रिकमेंडेशंस आते हैं ना, तो उससे रिकमेंडेशन से फील्ड्स आती है बहुत सारी। यानी उसमें क्या होगा, सपोज किसी का एप्टीट्यूड बहुत स्ट्रांग है, सपोज फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है मैथमेटिक्स में और साइंस में बहुत अच्छा है, उसकी पर्सनालिटी भी इस तरीके की है, थोड़ी इनोवेटिव टाइप की है, थोड़ी रिसर्च टाइप की है, ऐसा हमको लग रहा है अर्ली स्टेज के अंदर। तो हम पूरा एक हॉरिजॉन देते हैं उसको कि मल्टीपल फील्ड देते हैं कि भाई मल्टीपल फील्ड्स में से ये सारे फील्ड्स हो जाएगा, इसमें से फर्स्ट रिकमेंडेशन ये है, सेकंड रिकमेंडेशन ये है, थर्ड रिकमेंडेशन ये। तो उसमें क्या होता है, वेरिएशन होता है कि हो सकता है कि बच्चा कभी कभी जिसका मैथ्स अच्छा होता है, वो हो सकता है वो 9th स्टैंडर्ड में हम आप उसको रिकमेंडेशन कर रहे हैं कि वो इंजीनियरिंग में जाए, लेकिन मे बी पॉसिबिलिटी उसका मैथ्स अच्छा है तो वो सीए भी कर सकता है। तो सीए भी हमारे रिकमेंडेशन में रहता है। तो हमारे जो एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है ना, उसमें रिकमेंडेशन में हमको बहुत सारे, देखो ये इसमें आसानी क्या होती है कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं ना, उसके रिजल्ट्स में हमको बहुत सारे ऑप्शंस वो खुद दे देता है, तो हमको ड्राइव करने की जरूरत उसमें बहुत कम पड़ती है। तो हम उसको कुछ फील्ड जो है ऑकवर्ड वाली भी दे सकते हैं, मतलब हो सकता है कि सेकंड थर्ड ऑप्शन हमको ऑकवर्ड वाली भी दे सकते हैं हम लोग। हाँ, उसके बाद भी जो है कि बच्चे की चेंजेस उसकी पर्सनैलिटी में कभी भी आ जाती है। हो सकता है कि आपने किसी बच्चे का एप्टीट्यूड 9th स्टैंडर्ड में लिया, उसके अंदर इतना सीरियसनेस नहीं था, और 10th स्टैंडर्ड में उसका रिजल्ट खराब आया, लेकिन 11 12 में उसने बच्चे ने पिच कर लिया, तो बच्चा हो सकता है कि वो नीट के अंदर 600 मार्क्स ले ले, 10वीं में जिसका 60 मार्क्स था। दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, ये तो पॉसिबिलिटी है। करियर काउंसलिंग में अर्ली स्टेजेस में एक्चुअल में क्या होता है सर, कि अर्ली स्टेज में हम रिकमेंडेशन नहीं करते, अर्ली स्टेज में हम लोग रोड मैप दिखाते हैं। तो बेसिक रोल इन अर्ली स्टेज वुड बी अ रोड मैप। जैसा मैंने आपको भी रोड मैप दिखाया ना, मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया। अब मैंने आपको प्रोसेस में ये बात को दिमाग में रखकर बोला कि भाई साइकोमेट्रिक आपको पहले लेक्चर में बोलना गलत है भाई, इतनी बड़ी डिफिकल्ट चीज आपको पहले लेक्चर में नहीं बोलना चाहिए। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि साइकोमेट्रिक का टेस्ट आप आज ही सीख लेंगे, थ्रू आउट द प्रोसेस हमको जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अर्ली स्टेजेस के अंदर बच्चे को रोड मैप बताते हैं, और रिकमेंडेशन उसको हम लोग लेटर ऑन स्टेज में बताते हैं, जहां पर डिसीजिव होता है। मतलब बच्चे को अगर आप 10th में गाइड कर रहे हैं तो आप डिसीजिव बताएंगे उसको, आपको बताना पड़ेगा कि कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है या आर्ट्स। समझ रहे आप? एक कंफ्यूजन था सर मेरा, एक छोटा सा। जी जी एक कंफ्यूजन ये था, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये। तो ये ऐसा है कि अभी जो मेरे साथ के टीचर्स थे जो जॉब पर नहीं जा सके, ठीक है, दे आर बीएड, एमएससी बीएड, दे आर few are a BA, BEd, DEd as well, okay? तो वो तो साइकोलॉजी और फिलोसफी और सोशियोलॉजी पढ़ चुके हैं और उसके अंदर वो गुड भी हैं, बट दे आर गुड एट देयर सब्जेक्ट्स एज वेल। जॉब्स ना मिलने की वजह से जैसे वो लोग आईटी फील्ड में चले गए, स्विच कर दिए अपनी फील्ड को, और वो 6 months का, 1 साल का कोई डिप्लोमास करके अच्छे पैकेजेस पर भी जा रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन इसमें यह है कि सर, ये जो लोग इस तरह के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद भी अपने फील्ड को इस तरह से स्विच कर रहे हैं एट द एज ऑफ 30, 35, तो ये इस तरह के सब्जेक्ट्स आपस में कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं हो रहे सर, कि जैसा मैथ्स वाला जैसा आर्ट्स में जा रहा है या आर्ट्स वाला मैथ्स सर साइंस फील्ड में आ रहा है? ये हम अभी यहाँ से डिसाइड करना या फिर किसी को ये बोलना कि भाई तुम्हारा तो एक्सपर्टीज में है, तुम इधर कैसे जा रहे हो? मैं समझ गया आपकी बात को। मैं आपके सारे इश्यूज को समझ में आ गया भाई, क्यों लोग एमएससी फिजिक्स करने के बाद में या एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद में फिर वो पर्टिकुलर कोई कोर्स सीखना जा रहे हैं। सर इसकी जो बुनियादी वजह है ना अल्तमश सर, इसकी बुनियादी वजह ही बैकग्राउंड है। तो वो लोग जो है ना, अगर किसी, सपोज मैं आपकी एग्जांपल ले लूं कि भाई आपको महारत क्यों हासिल हो गई और आप अपनी फील्ड के अंदर खुश क्यों है,
उसकी बुनियादी वजह क्या है पता है? कि आपका जो करियर सिलेक्शन का जो पैरामीटर था ना, या करियर सिलेक्शन का जो उस वक्त में जो आपने अपनी एबिलिटीज को या आपके घर वालों ने समझकर आपको पर्टिकुलर कोर्स के लिए मोटिवेट करके दाखिला करवाया ना, दैट वाज द एक्चुअल प्रोसेस दैट हैज टू बी फॉलोड। वो जो होना चाहिए था। अब ये अक्सर दुनिया में क्या हो रहा है कि जो लोग उस मुकाम पर पहुंचे हैं, उन्होंने डिग्री तो ले ली है, उन्होंने इंजीनियरिंग ले ली है, अगर वो इंजीनियरिंग के अंदर काबिलियत रखते थे ना, अगर वो सपोज आर्ट्स में एमए करने के बाद भी काबिलियत रखते थे, तो आज के दौर में भी आर्ट्स में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, फ्रीलांसिंग के ऑप्शंस अवेलेबल है, यूट्यूब के ऑप्शंस अवेलेबल है। उन्होंने अपने अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया ही नहीं, एक्सप्लोर नहीं किया, इसीलिए कहीं ना कहीं उनको वो फील्ड जो थी वो फील्ड के लिए सुटेबल थे ही नहीं। जी। मेरे एग्जांपल के तौर पे आपको बताओ ये कि भाई मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि खान सर, अब उसकी क्वालिफिकेशन क्या है आप देखिए। अब क्वालिफिकेशन क्या है, अब उसने अब हमारे लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर लेक्चरर बन जाना, या फिर कोई हो सकता है कि कोई स्कूल के अंदर लेक्चरर बन जाना, टीचर बन जाना, एक कामयाबी का एक म्यार हो। वो तो कामयाबी के एकदम अदना लेवल पे था। बिहार के एक छोटे से शहर के अंदर सारी चीज, ना जॉब है ना कुछ है, लेकिन अगर आपके पास में आपके कोर्स में एक्सपर्टाइज का नॉलेज है, रियल में आपने करियर को चूज करने से पहले सारा एनालिसिस, सारा डेप्थ असेसमेंट वगैरह सारी चीजें किया था, तो उसको रास्ता मिल गया। कहाँ मिल गया? यूट्यूब पे घुस गया। यूट्यूब पे आप सारी दुनिया को पढ़ा रहे हैं। जो टीचर को 30 लोगों के लेक्चर क्लास में हायर किसी ने नहीं किया, उसको दुनिया 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोगों को पढ़ा रहा है। तो दीज आर द ऑप्शंस। तो मतलब जो इंसान अगर अपनी फील्ड को छोड़ रहा है, कहीं ना कहीं उसका लूज कांटेक्ट है उसके बेस से, उसके लूज कांटेक्ट है, वरना वो उसके अंदर कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लिया होता। यही वजह है कि लोग स्विच करते हैं। तो उनकी बुनियादी वजह ये है कि उनमें टैलेंट नहीं है, ये नहीं है, उनका पर्सनैलिटी हो सकता है कि 100% उसके लिए सुटेबल, इसीलिए उनको स्विच करने की नौबत आ रही है। अदरवाइज इंसान अपनी फील्ड के अंदर कुछ ना कुछ कर लेता है। मैंने बहुत सारे मैकेनिक को देखा है जिन्होंने मैकेनिक ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली। कैसे? मैकेनिक की लाइन में। अगर हम लोग मैकेनिक में देखेंगे, मेरा एक दोस्त है जिसने करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जमा लिया सिर्फ मैकेनिक में। कैसे? मैकेनिक के अंदर इतनी महारत हासिल कर लिया भाई, वो कहाँ लेवल पे पहुंच गया। बहुत सारे ऐसे दोस्त भी है जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्री लेके अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। समझ रहे मेरे कहने का मतलब? सही है, ये भी बात सही। दैट इज द एक्चुअल क्लैरिफिकेशन। तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं, कि इनिशियल स्टेज के अंदर आने वाली जनरेशन के अंदर ये इश्यूज ना आए, ताकि उनको 24 साल के बाद में अपने करियर को स्विच करने की नौबत आ जाए। इसीलिए हम लोग ये एक्सपर्टाइज को कोशिश कर रहे हैं अपने इनिशियल अर्ली स्टेज पर इम्प्लीमेंट करने की, ताकि आपके जो ऑब्जर्वेशंस है कि भाई 24 साल बच्चे को 6 महीने का कोर्स करना पड़ रहा है, तब जाके उसको जॉब मिल रही है, ऐसी नौबत उसको 24 साल बाद ना आए। अब बस सर इसमें सिर्फ एक चीज की मैं सबसे ज्यादा जरूरत महसूस ये कर रहा हूँ कि जिस तरह मैं उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पर बच्चे फ्यूचर और करियर के लिए बहुत ज्यादा अनअवेयर है। मतलब दे आर कम्प्लीटली एट डार्क फील्ड, उन्हें पता ही नहीं है अपॉर्चुनिटीज की रेशो क्या है बाहर। तो मैं इस कोर्स से ज्यादा से ज्यादा ये जानने की कोशिश भी करूंगा कि कितने अपॉर्चुनिटीज मैं बच्चों को दे सकूंगा, उनको ये भी बता सकूंगा कि तुम घर बैठकर कुछ सीख सकते हो और घर बैठकर भी जॉब कर सकते हो। इस तरह के दुनिया में कितने कोर्सेस हैं। तो इंशाल्लाह सर आपसे बहुत कुछ फायदा हुआ इस कोर्स में माशाल्लाह, और इसको मैं रिवाइज भी करूंगा। अभी दूसरे पार्टिसिपेंट्स को मैं मौका देना चाहता हूँ, शायद मैंने ज्यादा वक्त ले लिया। नहीं, आपके सवाल तो अच्छे रहते हैं माशाल्लाह बहुत। और एक्चुअली में दूसरी चीज क्या है कि भाई लोगों को पता चले, अभी भी बेशतर कम्युनिटी, अभी यहाँ पर कितने पार्टिसिपेंट को पता है या नहीं पता है मुझे पता नहीं, कि भाई फ्रीलांसिंग नाम की भी एक दुनिया होती है। हाँ सही है। फ्रीलांसिंग नाम की दुनिया भी होती है, फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म भी होते हैं, फ्रीलांसिंग के इंडियन प्लेटफॉर्म भी होते हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी होते हैं। जो दोस्त आपके नजदीक आपके में पड़े हुए हैं, हो सकता है अभी आप मुझे बताइए, अगर कोई बीएससी बीएड किया हुआ है, एमएससी बीएड किया हुआ है, उसको कौन रोक रहा है कि वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाकर पढ़ाए, एडुकेटर बने? अगर ये आप बात है सर, आपका
आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी एक्सपर्टी ना होने की वजह से अपने आप को उस तरफ जाकर अपने आप को अनफोल्ड नहीं कर पा रहे, अनबॉक्स नहीं कर पा रहे। एक्चुअल में क्या हुआ सर, जो ट्रेडिशनल फील्ड जो होती है ना, वो क्या कहते हैं उसको हम लोग, वो सैचुरेट हो गई। ओवर सैचुरेटेड, जब सैचुरेट हो गई तो सैचुरेट में वही चलेगा जिसमें दम रहेंगे। नहीं दम है तो अल्टरनेटिव तलाश करो। आप फ्रीलांसिंग में जाओ, आप अपने क्या बोलते हैं उसको, फ्रीलांसिंग के अंदर आपके अलग अलग आपको बच्चे मिलते हैं, इंडिया के अंदर ही बच्चे मिलते हैं, आप घर बैठे ट्यूशन लो, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। सही बात। लेकिन कुछ भी नहीं है तो बेहतर आपके लिए कि आपने उस फील्ड में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप स्विच कर लो, वरना आपकी रोजी रोटी का मसला हो जाएगा। जी, थैंक यू सर। खैर, और कोई है जो कोई पूछना चाहे? मुख्तार साहब कुछ पूछना चाहते हैं? मुख्तार खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं, आपने जो बात अभी बोली ना, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज बहुत है, तो उसका मैं एक एग्जांपल हूँ। मैं खुद एक फ्रीलांसिंग में, एक पार्ट टाइम में एज अ बिजनेस एनालिटिक्स का काम करता हूँ मैं यूएस प्रोसेस में। जी जी। और आप एक्चुअली पेशे से टीचर है, मैं जानता हूँ आपको। एज ए मैं बीएमसी टीचर हूँ, और मेरा खुद का मतलब ई कॉमर्स भी था मेरा, बट अभी कोविड की वजह से मुझे बंद करना पड़ा। माशाल्लाह। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है, सर ने क्या किया एक्चुअली एक्सप्लोर किया बहुत सारी जो है ना, चीजें। अपॉर्चुनिटीज जो है हम उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं सही तरीके से, और जस्ट ये है कि हमारी जो कम्युनिटी है उसके पास लैक ऑफ नॉलेज कम है। वही अपने को आम करना है इसके जरिए इंशाल्लाह, वही हमारे ऑब्जेक्टिव है कि वो हम लोग वहां तक लोगों के पहुंचाए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल है किसी के? ये क्वेश्चन ये था सर मेरा कि भी जैसे जो इंजीनियरिंग जो ये हो गया है लाइन, अब इसमें भी सर बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है, तो ऐसे कौन से कोर्सेस है अभी अवेलेबल मार्केट में जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है? कंपटीशन में इसके लिए एक अलग से लेक्चर लेना पड़ेगा, अभी हमारा टाइम खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह मैं पर्सनल में आपसे बात करता हूँ, और अब जब हम लोग करियर एक्सप्लोरेशन के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह तब होंगे। आज मखसूस अलग टॉपिक था, मैं बात करता हूँ आपसे। जी ओके, चलिए थैंक यू सर एक रिक्वेस्ट है सबके साथ ही कि हम 8:30 से नहीं स्टार्ट कर सकते इसको 10:30 बजे तक, लाइक 11 o'clock थोड़ा लेट हो जाता। Just think on it. वी कैन थिंक, हम लोग ग्रुप पे डिस्कस करते हैं इसके ऊपर। Yes, sir. एक हफ्ते के अंदर जितने मैं कोशिश ये करूंगा कि जो लोग इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हुए वो अपने एडमिशन करवा ले। वैसे यहाँ पर बंदी नहीं है, एडमिशन नहीं कराएंगे तब भी आपको हम, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए और एडमिशन नहीं कराए हुए तो टिपिकली एडमिशन करवा ले। अदरवाइज जुड़ने के अंदर कोई पाबंदी नहीं है, हम ग्रुप के ऊपर लिंक शेयर करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम फर्क नहीं पड़ता है। आप एडमिशन लो ना लो, हम सिखाते रहेंगे आपको। एक बस रिक्वेस्ट है, अगर आप एडमिशन ले ले फॉर्म भरते जो भी फॉर्मेलिटीज पूरी है। क्या हम लोग इसको खत्म करें इस लेक्चर को? सर एक मेरी सभी पार्टिसिपेंट से एक ही गुजारिश है, एज ए सोशल वर्क के तौर पर हर कोई एटलीस्ट है कि अपने अच्छे दोस्त जो काबिलियत रखता है एक काउंसलर बनने की, जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है और इस फील्ड में काम कर सकता है, ऐसे एटलीस्ट हर कोई पार्टिसिपेंट एटलीस्ट एक को तो इस कोर्स से जोड़े, क्योंकि ये बहुत ही कोर्स होने वाला है और ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग व्हाट्सएप नहीं देखते या फिर सोशल मीडिया से दूर भी रहते हैं। तो ऐसे अगर कोई रहेंगे तो उनको जरूर इस कोर्स के बारे में मालूमात दे हर कोई, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सबसे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेंट थे और कुछ लोग माशाल्लाह